Hello. So student, now we'll discuss the solution of this question. What this question is saying, the figure shows a thin walled open top cylinder vessel of radius r and wall thickness t. The vessel is held along the brim and contains a constant density liquid to a height h from the base. Okay. Neglect atmospheric pressure. The weight of the vessel and bending stress in the vessel wall. यानी हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, वेट ऑफ द वेसल को नेग्लेक्ट करना है, और अगर कोई बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है तो उस पार्ट को भी नेग्लेक्ट करके चलना है. ठीक है. विच वन ऑफ द प्लॉट डेप्रिशिएट्स क्वालिटेटिवली करेक्ट डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल वॉल स्ट्रेस सिग्मा 1, यानी सिग्मा 1 इज एक्सियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यू कैन ऑल्सो से, एंड सर्कमफ्रेंशियल वॉल स्ट्रेस सिग्मा 2 ऑन वाई. यानी मेरे को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का कौन सा ग्राफ प्लॉट सही है वो पूछ रहा है, और सिग्मा 1 इज अवर एक्सियल स्ट्रेस. ओके. एंड सिग्मा 1 इज एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. ओके. एंड सिग्मा 2 इज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, और यू कैन ऑल्सो से हुप स्ट्रेस. अच्छा, इसका कंक्लूजन हम लोग वैसे भी मैं क्लास में करा चुका हूँ और इसको हम लोग को ध्यान पे भी रख सकते हैं, बट हम लोग प्रॉपर एक डेरिवेशन ही कर लेते हैं. मान लो कोई भी कंक्लूजन मेरे को ध्यान पे नहीं है तो ठीक है. कंक्लूजन ध्यान में तो ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है. सबसे पहले यहाँ हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट सिग्मा 2 दैट इज सिग्मा सी. सिग्मा सी इज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस. सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कभी भी थिन सिलेंडर पे कभी भी निकालना हो तो जिस भी सेक्शन का मैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ, सिंपल वहाँ का गेज प्रेशर लेंगे, और अगर वहाँ का गेज प्रेशर P है तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस थिन सिलेंडर में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PD/2T. जहाँ P क्या है, जहाँ का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकाल रहे वहाँ का प्रेशर, क्लियर पॉइंट, वहाँ का गेज प्रेशर. ठीक है. तो सपोज मान लो मैं एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम फ्री सरफेस इस सेक्शन का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ. इसका फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है सर, y है. इस सेक्शन का कुछ नाम दे देते हैं. इस सेक्शन को मैं एट ए डिस्टेंस y सेक्शन का है तो इसको मैं y बोल देता हूँ. और यहाँ का हम लोग को क्या निकालना है सर, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 2. तो सिग्मा 2 कैसे निकालेंगे, जहाँ का निकाल रहे हैं वहाँ का गेज प्रेशर D/2T. यस सर. तो अगर मैं यहाँ का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालूँ सिग्मा 2 दैट इज सिग्मा सी निकालने का फॉर्मूला PD/2T, जहाँ P क्या होता है, जहाँ का निकाल रहे वहाँ का गेज प्रेशर दैट इज PYY इंटू D इसका डायमीटर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ थिकनेस. अच्छा, अब जहाँ का निकाल रहे वहाँ का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं किसी भी लिक्विड के किसी पॉइंट का स्टैटिक फ्लूइड में, रो GH, जहाँ रो लिक्विड या फ्लूइड का डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H जिस पॉइंट का गेज प्रेशर निकाल रहे उसका फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस. तो मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी रो है और क्वेश्चन में बोला है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G, एंड इस सेक्शन का फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है y. ये तो वहाँ का गेज प्रेशर हो गया. इंटू D डायमीटर. तो मेरे को क्वेश्चन में सिलेंडर का रेडियस R दिया है, ध्यान देना. ठीक है. और रेडियस जो भी वो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि यहाँ तो डिपेंडेंसी पूछा है, तो ये ट्वाइस ऑफ R हो जाएगा क्या, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ थिकनेस. तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा सी का फॉर्मूला डिराइव करूँ तो क्या आएगा सर, रो कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ लिख दे रहा हूँ, G, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, R बचेगा, डिवाइड बाई T, और साथ में क्या आ रहा है y. क्लियर पॉइंट. तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा होगा कि सिग्मा सी जो है वो फंक्शन y का एक फंक्शन है और y का लीनियर फंक्शन है क्योंकि y की पावर में 1 आ रहा है. अच्छा, y = 0 पुट करोगे तो सिग्मा सी 0 आएगा क्या, यानी ये 0 से स्ट्रेस होगा और एक लीनियर इंक्लाइन लाइन बनेगा जिसका स्लोप इतना होगा. क्लियर पॉइंट. तो ये एक लाइन बनेगा इंक्लाइन लाइन जिसका स्लोप क्या होगा, जिसका स्लोप कितना होगा सर, ये वैल्यू होगा. क्लियर पॉइंट. और ओरिजिन से जाता हुआ इंक्लाइन लाइन सिग्मा 2 का ग्राफ. तो सिग्मा 2 का ग्राफ ओरिजिन से जाता हुआ इस इंक्लाइन लाइन ऑप्शन ए पे भी मेंशन है सिग्मा 2 का, ऑप्शन बी पे उसको कांस्टेंट दे दिया क्या सिग्मा 2 को, तो वो गलत हो गया. ऑप्शन सी में सिग्मा 2 ओरिजिन से जाते हुए स्ट्रेट लाइन दिया है तो सी भी सही हो सकता है, बट अभी सिग्मा 1 का भी ग्राफ देखना है ना. ऑप्शन डी में भी ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन दिया है, बस क्या है ऑप्शन सी और डी में अंतर देखोगे तो सी में सिग्मा 2 के ग्राफ का स्लोप कम दिया है और डी में सिग्मा 2 के ग्राफ का स्लोप ज्यादा दिया है. तो अभी A-C-D में कोई एक आंसर सही होगा, बट ये तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं सिग्मा 1 का ग्राफ प्लॉट ना. क्लियर पॉइंट. तो ये सिग्मा सी या सिग्मा 2 का ग्राफ तो हो गया मेरा, सिग्मा 2 दैट इज सिग्मा 2 का ग्राफ. ये y का लीनियर फंक्शन है तो ये ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन बनेगा. क्लियर, किसी भी दिक्कत, ये हो गया. नाउ सेकंड हम लोग को किसके बारे में बताना है सर, सिग्मा 1 दैट इज एक्सियल स्ट्रेस. अच्छा, एक्सियल स्ट्रेस किसी भी सेक्शन का कैसे निकालते हैं इस केस में, तो इस केस में एक्सियल स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या है, जहां का भी एक्सियल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल रहे हो, एक तो वहां के प्रेशर के कारण या गेज प्रेशर के कारण,
और वहां के गेज प्रेशर के कारण जो एक्सेल स्ट्रेस है वो होगा PD/4T, जहां P क्या है, जहां का निकाल रहे हो वहां का गेज प्रेशर इंटू D डिवाइड बाई 4T। बट ये कंप्लीट नहीं है, अगर इसको कर दोगे ना तो तुम लोग का आंसर C और D में कोई एक आएगा, इसलिए यहां ध्यान से सुनना। प्लस प्लस उसके नीचे जहां का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल रहे हो उसके नीचे जितना वाटर आ रहा है, इसके नीचे इतना वाटर आ रहा है क्या, इस वाटर के वेट के कारण भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा क्या? यस सर। और नीचे का क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कभी भी किसी सेक्शन का एक्सेल स्ट्रेस निकालते हैं तो अगर नीचे का पोर्शन ले रहे हो तो ऊपर के पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे में जितना वाटर आ रहा है उसके उसका वेट डिवाइड, उसके कारण जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा वो भी लेना पड़ेगा क्या? हाँ, प्लस वेसल का जो वेट है उसका भी इफेक्ट लेना पड़ेगा, बट उसको भी क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्लियर? और अगर उस पार्ट को नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ का एक्सेल स्ट्रेस क्या होगा, एक तो जहां का निकाल रहे हो वहां के प्रेशर का, और वहां के प्रेशर के कारण क्या होगा, वहां का प्रेशर PYY है क्या, तो PYY डिवाइड बाई 4T, और प्रेशर के कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमेशा टेंसाइल होता है। इसके अलावा जहां का निकाल रहा हूं उसके नीचे जितना वाटर आ रहा है उसके वेट के कारण, और इसके नीचे जो वाटर आ रहा है अगर इसके वेट को मैं W1 बोलूं, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, तो इसके कारण कितना आएगा, पहले तो इसके कारण इस सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि वेट इस सेक्शन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है, और टेंसाइल को भी प्लस लो तो उसके वेट के कारण कितना आएगा, प्लस W1। W1 क्या है, जिस सेक्शन का निकाल उसके नीचे जितना वाटर है उसका वेट, डिवाइड बाई ये एक्सेल स्ट्रेस किस सेक्शन पे आएगा, इस सेक्शन पे आएगा क्या, सिलेंडर पे आ रहा है ना, सिलेंडर पे। और ये सिलेंडर का ये सेक्शन जो है होलो सर्कल टाइप होगा, और होलो सर्कल का थिकनेस बहुत कम होता है, तो इसका जो एरिया है क्या, वो पाई इंटू डी इंटू टी होगा क्या, ये क्या हो जाएगा सर, डिवाइड बाई पाई डी टी। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर, वहाँ का प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है, रो जी इंटू वाई इंटू डी, डी को ट्वाइस ऑफ आर लिख दो, डिवाइड बाई 4T, प्लस W1 क्या है, जहां का निकाल रहा हूं उसके नीचे जितना वाटर है उसका वेट, और वाटर का वेट, उसका वेट कैसे निकालेंगे, रो जी इंटू वॉल्यूम, और रो अगेन वाटर या लिक्विड, जो भी लिक्विड है, ठीक है, मैं एक बार के लिए फ्लूइड को वाटर बोल दिया, जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी तो रो ही रहेगा, इंटू जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, ये इतने पोर्शन पे जो वाटर है एक सिलेंडर की तरह दिख रहा है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू जितने हाइट पे आ रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, अगर रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर इंटू ये कितने हाइट पे आ रहा है, इस हाइट पे आ रहा है क्या, और ये हाइट क्या होगा, h माइनस वाई, डिवाइड बाई पाई डी टी, डी ट्वाइस ऑफ r है तो इसको मैं 2 पाई RT लिख सकता हूँ क्या। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो सिग्मा 1 या सिग्मा a एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है क्या आएगा सर, वो ध्यान देना, ये रो जी वाई, ये 2 कट जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा, तो ये रो जी वाई R/2T होगा, यहाँ ध्यान समझना। अच्छा, यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ सर पाई पाई, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में आर बचेगा और नीचे 2T बचेगा क्या, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो दिस पार्ट इज रो जी वाई इंटू R/2T, ध्यान समझना ना, दिस इज वाई, रो जी वाई इंटू R/2T, प्लस प्लस ये पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर बचेगा, तो ये रो जी आर बचेगा, पहले h के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये रो जी RH/2T होगा क्या, एक पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो नीचे 2T बचा है, तो एक पार्ट तो आ गया, प्लस रो जी RH को ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो जी H इंटू R/2T। यस सर। इसके अलावा दिस प्लस माइनस विल बिकम, पहले तो माइनस, और ये क्या आएगा सर, रो जी आर, एक आर कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, तो रो जी आर इंटू Y/2T, ये क्या होगा, रो जी आर इंटू Y/2T, उसको हम लोग रो जी वाई इंटू R/2T भी लिख सकते हैं क्या। अच्छा, ये रो जी वाई R/2T प्लस साइन के साथ, सेम एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल आएगा तो सिग्मा 1 या एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, रो जी एच इंटू आर डिवाइड बाई, और क्या ये कांस्टेंट आ रहा है क्या, यानी मैं बोलूँ क्या, सिग्मा 1 या एक्सेल स्ट्रेस इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट, और सिग्मा 1 और एक्सेल स्ट्रेस कांस्टेंट केवल कौन से ग्राफ में दिया हुआ है, ग्राफ ए में, तो ग्राफ ए में, ग्राफ 2 में, ग्राफ ए में ही दिया है, खैर सिग्मा 1 ग्राफ ए, बी तो पहले ही एलिमिनेट कर चुका हूँ, ए सी और डी में सिग्मा 1 कांस्टेंट केवल कौन से ग्राफ में दिया हुआ है, ए, तो सिग्मा 1 इज कांस्टेंट, और सिग्मा 2 कैसा वेरी कर रहा है, लीनियर ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन, और ये चीज़ हम लोग को कौन से ग्राफ में केवल देखने को मिल रहा है, ए में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्लियर पॉइंट, ऑप्शन ए, क्लियर पॉइंट, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओगे तो ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन, और ये क्या है, क्लियर पॉइंट। यहाँ क्या गलती हो सकता है ना, तुम लोग अगर ना सिंपल सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल या एक्सेल स्ट्रेस निकालने का ये फॉर्मूला लिख लोगे कि जहाँ का प्रेशर इंटू D/4T या इंटू R/2T, और इस पार्ट को भूल जाओगे कि उसके नीचे जितना लिक्विड है उसका वेट डिवाइड बाई पाई डी टू, तो होगा क्या, ये पार्ट आ जाएगा क्या, और ये पार्ट में भी y के पावर में 1 है क्या,
तो इसका भी इक्वेशन तुम लोग लीनियर ले लोगे। बस अंतर क्या है कि इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप कम है, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम, यानी सिग्मा 2 का स्लोप ज़्यादा और सिग्मा 1 का स्लोप कम, तो डी को टिक कराते हैं। पर यहाँ पर एक्चुअल में जो सिग्मा 1 है या एक्सियल स्ट्रेस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये निकालने का तरीका क्या है, जहाँ का निकाल रहे हैं वहाँ का प्रेशर d/4t प्लस उसके नीचे जितना लिक्विड या वाटर आ रहा है उसका वेट डिवाइड बाई पाई dt। और उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कंक्लूजन तुम लोग डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ रो जी इंटू एच देखोगे तो ये बॉटम का गेज प्रेशर है क्या, तो ये याद रख सकते हो कि इस टाइप का जब भी थिन सिलेंडर का केस आएगा ना तो वहाँ जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो तो वेरी करेगा डेप्थ के साथ। और वो निकालने का तरीका क्या है, जहाँ का निकाले वहाँ का गेज प्रेशर d/2t या वहाँ का गेज प्रेशर r/t। बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या ध्यान रख सकते हो कि इस केस में हमेशा कांस्टेंट होगा। और उसको निकालने का अगर फॉर्मूला याद रखना है तो उसको कैसे याद रख सकते हो, बॉटम निकालो कहीं का भी बट आएगा हमेशा बॉटम का गेज प्रेशर, क्योंकि इनका सम करने का ये कंक्लूजन आया, बॉटम का गेज प्रेशर r/2t या बॉटम का गेज प्रेशर d/4t, ऐसे याद रख सकते हो। सर्कमफ्रेंशियल जहां का निकाल रहे हो वहां का प्रेशर d/2t या जहां का निकाल रहे हो वहां का प्रेशर r/t। लॉन्गिट्यूडनल कहीं का भी निकालो वो कांस्टेंट आएगा और वो क्या होगा सर, बॉटम का प्रेशर गेज प्रेशर इंटू d/4t या बॉटम का गेज प्रेशर इंटू r/2। क्लियर पर? और लॉन्गिट्यूडनल कांस्टेंट है और सर्कमफ्रेंशियल लिनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, जो ओरिजिन से जाता है स्ट्रेट लाइन है तो उस बेसिस पे कौन सा ग्राफ होगा, ग्राफ ए का। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन। So student, now we'll discuss the solution of this question. This is numerical answer type question. But this question is saying a thin wall cylindrical pressure vessel has mean wall thickness of T and normal radius of R. The Poisson ratio of the material is 1/3. Poisson ratio of the material दिया है that is mu. Mu is 1/3. When it was subjected to some internal pressure, its normal perimeter in the cylindrical portion increased by 0.1%. नॉर्मल पेरीमीटर यानी मेरे को सर्कमफ्रेंस का स्ट्रेन दिया हुआ है क्या, क्लियर पॉइंट, क्योंकि सर्कमफ्रेंस कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ये दिया हुआ है, तो मतलब इनडायरेक्टली मेरे को सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन दिया है, इट इज 0.1% एंड विथ प्लस साइन। वाई विथ प्लस साइन? बिकॉज सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 0.001। Now, and corresponding wall thickness became T bar. Clear man? Means initial thickness is T and final thickness is T bar. Then we have to calculate corresponding change in wall thickness of the cylindrical portion. That is 100 into T bar minus T upon T. Okay, और ये परसेंट में आएगा ना, मीन्स T bar minus T change in thickness divided by T is initial thickness into 100. वही परसेंट में पूछा। Is what we have to calculate T bar minus T upon initial thickness in वैल्यू कैलकुलेट। क्लियर पॉइंट? इनडायरेक्टली मेरे को थिकनेस का स्ट्रेन कैलकुलेट करना है कि अगर थिकनेस का स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिए तो ये निकल जाए। अब ये कैलकुलेट करने के लिए पहले मेरे को सिलेंड्रिकल पोर्शन में जो स्ट्रेसेस आता है उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? और सिलेंडर में जब भी वो इंटरनल प्रेशर पी से सब्जेक्टेड है तो तीन स्ट्रेस आएगा, एक हुप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जिसको हम लोग सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, और सिग्मा सी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PD/2T, ये रिलेशन सबको पता। अगला क्या आएगा सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को निकालने का फॉर्मूला होता है PD/4T। क्लियर पॉइंट? अगला क्या आएगा, रेडियल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस थिन प्रेशर वेसल में या थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अच्छा, यहाँ से ना मेरे को प्रेशर तो दिया नहीं है बट यहाँ से मैं सिग्मा सी और सिग्मा एल को आपस में रिलेट कर सकता हूँ क्या, ध्यान देना। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ट्वाइस ऑफ PD/4T हो जाएगा क्या, और PD/4T सिग्मा एल है क्या, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जो मेरा सिग्मा सी है, सिग्मा सी that will be twice of PD/4T और PD/4T is sigma L, तो it will be twice of sigma L। एक इंपॉर्टेंट, क्लियर पॉइंट। तो जो मेरा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा L होगा। क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन? अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन दिया है, मेरे को थिकनेस का स्ट्रेन निकालना है। थिकनेस जो होगा वो रेडियल डायरेक्शन का डायमेंशन है क्या सिलेंडर का, और तो मेरे को अगर थिकनेस का स्ट्रेन निकालना है तो रेडियल डायरेक्शन का स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। और रेडियल डायरेक्शन का स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, 1/E। जैसे अगर हम लोग को एप्सिलॉन एक्सेस निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/E। एप्सिलॉन एक्सेस निकालना है तो उस डायरेक्शन के स्ट्रेस के साथ 1 आएगा, दैट इज सिग्मा एक्सेस के साथ 1। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के स्ट्रेस यानी सिग्मा वाई और जेड के साथ माइनस म्यू आएगा क्या। वैसे ही मेरे को थिकनेस का स्ट्रेन निकालना है और थिकनेस के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो रेडियल स्ट्रेस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/E रेडियल स्ट्रेस के साथ 1 यानी सिग्मा आर के साथ 1
माइनस म्यू सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा एल होगा क्या? यस सर। अब सिग्मा आर तो जीरो है, बट सिग्मा सी और सिग्मा एल जब तक नहीं पता है या उनके बीच कोई रिलेशन नहीं पता और ई नहीं पता, तब तक हम लोग ये थिकनेस का स्ट्रेन नहीं निकाल सकते। तो उस रिलेशन को निकालने के लिए मेरे को क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन दिया हुआ है, दैट इज एप्सिलॉन सी। और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन एप्सिलॉन सी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/E। और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकाल रहे हो तो इस डायरेक्शन का जो स्ट्रेस है वो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी है क्या, तो इसके साथ 1 होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा आर। अब ध्यान देना, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कितना है, प्लस 0.001, दैट इज इक्वल टू 1/E। अच्छा, मैं सिग्मा सी को ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल लिख सकता हूँ, माइनस म्यू, पॉइजन रेशियो कितना दिया है सर, 1/3, तो इट विल बी 1/3 सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा आर जीरो है, तो सिग्मा आर निकल, पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं सिग्मा एल कॉमन ले लूंगा, तो ये सिग्मा एल अपॉन ई, बाकी सारा पार्ट तो वैल्यू दिया हुआ है, तो मेरे को सिग्मा एल अपॉन ई की वैल्यू निकल जाएगी क्या? हाँ, और सिग्मा एल अपॉन ई निकल गया ना, तो उसका थिकनेस का स्ट्रेन भी निकल जाएगा, कैसे वो आगे आ जाएगा, बट यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, सिग्मा एल अपॉन ई कितना आएगा, 0.001, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई कॉमन ले लो, और सिग्मा एल यहाँ से कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा 2 माइनस ये क्या बचेगा 1/3, यहाँ से क्या निकल जाएगा अल्टीमेटली सिग्मा एल अपॉन ई। सर कितना आ रहा है सिग्मा एल अपॉन ई, इट इज कमिंग 0.001 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, कैन चेक कैलकुलेशन, इट इज कमिंग 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और वैल्यू कैलकुलेशन चेक कर लेना, 0.001 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/3, यस इट इज कमिंग, सॉरी और कैलकुलेशन लेते, 0.001 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/3, actually it is coming 6 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus। जैसे ही ये निकल गया तो अब हम लोग का थिकनेस का स्ट्रेन निकल जाएगा। क्या होगा थिकनेस का स्ट्रेन निकालने का एक्सप्रेशन, तो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में थिकनेस थिकनेस जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में रेडियल स्ट्रेस आता है क्या, और जिस डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन के स्ट्रेस के साथ 1/E इन ब्रैकेट उस डायरेक्शन के स्ट्रेस के साथ 1 आएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के स्ट्रेस के साथ माइनस म्यू आएगा। यानी अगर मैं इसका एक्सप्रेशन निकालूं तो ये क्या होगा सर, 1/E इन ब्रैकेट सिग्मा आर माइनस म्यू सिग्मा एच या सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा एल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/E, सिग्मा आर तो जीरो है, यस सर, माइनस म्यू, म्यू इज 1/3 एंड सिग्मा सी इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल, माइनस म्यू इज 1/3 एंड सिग्मा एल इज सिग्मा एल। क्या होगा, इस पूरे से मैं सिग्मा एल कॉमन ले सकता हूँ क्या, यस सर, और सिग्मा एल कॉमन लोगे तो इट विल बी सिग्मा एल अपॉन ई, उसके अलावा क्या बचेगा, सिग्मा एल अपॉन ई कॉमन ले लिए तो ये -2/3 -1/3 क्या आ जाएगा सर ये, अच्छा सिग्मा एल अपॉन ई की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड इट इज कमिंग -3/3 दैट इज -1 इंटू माइनस, यहाँ से आएगा एप्सिलॉन टी, और एप्सिलॉन टी क्या होगा सर, एप्सिलॉन टी इज थिकनेस का स्ट्रेन, और थिकनेस का स्ट्रेन मतलब चेंज इन थिकनेस अपॉन इनिशियल थिकनेस, और यहाँ चेंज इन थिकनेस का फॉर्मूला हमेशा क्या लिखोगे, फाइनल थिकनेस माइनस इनिशियल थिकनेस, क्लियर पॉइंट। तो अभी फाइनल थिकनेस क्वेश्चन में टी बार बोला हुआ है क्या, तो टी बार माइनस इनिशियल थिकनेस टी है क्या, यस सर, डिवाइड बाई इनिशियल थिकनेस, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अच्छा मेरे को परसेंट में निकालना है तो दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं टी बार माइनस टी अपॉन टी इंटू 100 करूँगा तो कितना आएगा सर, ये -6 माइनस साइन के साथ तो आएगा ही, तो इट विल बी -6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 100, तो अल्टीमेटली इट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 100, इट इज कमिंग -0. कैन चेक कैलकुलेट, क्लियर पॉइंट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी बार माइनस टी अपॉन टी इंटू 100 -0.06, और यहाँ मेरे को माइनस के साथ ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा इन परसेंट, क्लियर, माइनस के साथ क्यों पुट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ एक्सप्रेशन टी बार माइनस टी अपॉन टी इंटू 100, मतलब मेरे को फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 निकालना है, ठीक है, और ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव पुट करोगे, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में थिकनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर पॉइंट। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई सर, -0.06, और प्रॉपर क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन लिख के दिया है, माइनस साइन के साथ आया है तो माइनस ही पुट करो, आ रही है -0.0, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज -0.6, so correct answer is -0.06. So student, now we'll discuss the solution of this question. What this question saying, multiple choice question,
A thin walled cylinder of radius r and thickness t is open at both the end. सिलेंडर दोनों एंड से ओपन है. फिट स्नगली, स्नगली मीन्स आराम से, कंफर्टेबली, बिटवीन द टू रिजिड वॉल अंडर एम्बिएंट कंडीशन एज शोन इन फिगर. द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर हैज यंग मॉडुलस ई, पॉइजन रेशियो न्यू, जनरल नोटेशन है, एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा. व्हाट इज द मिनिमम राइज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर में कम से कम कितना राइज करना पड़ेगा ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर हम लोग मान के चले कि पूरे सिलेंडर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म हीटिंग भी हो रहा है और कोई भी बकलिंग नहीं हो रहा है. रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द गैस लीकेज इफ द सिलेंडर हैज टू स्टोर द गैस एट एन इंटरनल प्रेशर ऑफ पी अबव एटमोस्फेयर. अगर एटमोस्फेयर से इतना प्रेशर पी अबव पे अगर गैस को इसको स्टोर करना है, कोई भी लीक ना हो, उसके लिए इसका टेम्परेचर मिनिमम कितना बढ़ाना. अब होगा क्या, ये सिलेंडर तो दोनों तरफ से ओपन है, होगा क्या, इसमें अगर ये इंटरनल प्रेशर पी लगेगा, ये सिलेंडर दोनों तरफ से ओपन है तो वॉल है ना, ठीक है, ये हो गया. तो होगा क्या, ये क्या करेगा, इसका केवल हुप स्ट्रेस आएगा, और हुप स्ट्रेस का नेचर टेंसाइल होता है. अब हुप स्ट्रेस टेंसाइल नेचर का आएगा तो वो उसके लेंथ को पॉइजन इफेक्ट से कम करने की कोशिश करेगा. क्या, हाँ सर, क्योंकि हुप स्ट्रेस तो पॉइजन इफेक्ट से लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा. यहाँ कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेंडर दोनों एंड से ओपन है. अब क्या होगा, अगर मान लो मैं टेम्परेचर राइज ना करूँ तो हुप स्ट्रेस इसके लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, तो इसका लेंथ कम हो जाएगा, और लेंथ कम हो जाएगा तो गैस लीक होने लगेगा. मेरे को अगर उसको प्रिवेंट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हुप स्ट्रेस इसके लेंथ को जितना कम करने की कोशिश करा है, कम से कम मेरे को टेम्परेचर उतना तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कि जितना लेंथ हुप स्ट्रेस कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मैं उतना लेंथ वापस बढ़ा दूं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से हर डायरेक्शन का लेंथ बढ़ना चाहेगा. यस सर, कितना बढ़ना चाहेगा, डेल्टा थर्मल के बराबर. क्लियर पॉइंट. उतना एक्चुअल में बढ़ पाएगा कि नहीं वो अलग बात है, अगर उतना स्पेस अवेलेबल है तो बढ़ जाएगा, स्पेस अवेलेबल नहीं है तो नहीं बढ़ पाएगा. लेकिन हुप स्ट्रेस के कारण इसका लेंथ कम हो रहा है, तो जितना लेंथ कम हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर उतना बढ़ा दूं कि डेल्टा थर्मल की वैल्यू उसके बराबर हो जाए, तो उतना तो स्पेस अवेलेबल है, तो लेंथ वापस उतना बढ़ जाएगा और ये जॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, लीक प्रूफ जॉइंट हो जाएगा. क्लियर पॉइंट. उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जॉइंट लीक प्रूफ ही रहेगा. बस उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पर रिएक्शन आने लगेगा. कैसे, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ. होगा क्या, इसका अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे, इमेजिन करना, सॉरी अभी इसमें हुप स्ट्रेस आएगा. हुप स्ट्रेस का नेचर हमेशा टेंसाइल होता है, और हुप स्ट्रेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी डी बाई टी, जहाँ पी प्रेशर है, डी डायमीटर है. अच्छा, क्वेश्चन में प्रेशर तो पी ही दिया है, नेट गेज प्रेशर. डायमीटर की जगह यहाँ मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस. ये डायग्राम में देखना है, डायग्राम में रेडियस आर दिया हुआ है, तो डायमीटर को मैं 2 इंटू आर लिख सकता हूँ क्या, और 2 इंटू आर लिखोगे तो नीचे के टी से कट जाएगा, ये क्या आएगा, पी आर बाई टी. क्लियर पॉइंट. ये हुप स्ट्रेस आ गया. इस हुप स्ट्रेस के कारण इसका लेंथ क्या होगा, हुप स्ट्रेस का नेचर तो टेंसाइल है, पर अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालूं हुप स्ट्रेस के कारण, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ का स्ट्रेन, तो लेंथ का स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/e सिग्मा एल. यहाँ सिग्मा एल अभी जीरो है क्या, माइनस म्यू सिग्मा एच. सिग्मा एल जीरो है, माइनस म्यू सिग्मा एच. सिग्मा एच टेंसाइल नेचर का है, तो ये हुप स्ट्रेस लेंथ को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश. और लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा तो ये एक गैप क्रिएट करेगा क्या, हाँ सर. और जितना गैप क्रिएट हो रहा है, कम से कम मेरे को उस गैप को फिल करने के लिए उतना तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. क्लियर पॉइंट. पहले तो हुप स्ट्रेस यहाँ कितना गैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा ये निकालूं. यहाँ उसके लिए हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ड्यू टू आएगा, तो मैं एप्सिलॉन एल बोल दे रहा हूँ 1. क्या होगा सर, ये 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा एच. सिग्मा एल तो जीरो है, क्या हो जाएगा 1/e, यंग मॉडुलस क्वेश्चन में ई ही दिया हुआ है क्या, यंग मॉडुलस ई ही दिया हुआ है, ठीक है. सिग्मा एल तो जीरो है, माइनस म्यू, म्यू पॉइजन रेशियो था, अभी पॉइजन रेशियो को क्वेश्चन में न्यू है तो मैं न्यू सिग्मा एच माइनस न्यू सिग्मा एच. सिग्मा एच कितना है सर, पी आर अपॉन टी. क्लियर पॉइंट. ये कितना आ रहा है सर, माइनस न्यू पी आर अपॉन टी. ये लॉन्गिट्यूड. क्लियर पॉइंट. और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया हुप स्ट्रेस कारण, और ये नेगेटिव यही बता रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, कम होगा. मैं यहाँ बोलूँ क्या, ड्यू टू सिग्मा एच यानी हुप स्ट्रेस डिक्रीज इन लेंथ. डिक्रीज इन लेंथ कितना होगा सर, कितना होगा सर, उसको अगर मैं डेल्टा L1 डिनोट करूँ, अगर मैं सपोज इनिशियल लेंथ को L से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा सर, एप्सिलॉन L1 इंटू एल, जहाँ L इनिशियल लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस म्यू आर अपॉन टी ई
इंटू एल, और माइनस की जगह मैं इसको सिंपली प्लस लिख दे रहा हूँ। प्लस क्यों लिख दे रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैं डिक्रीज इन लेंथ लिख रखा हूँ क्या, और एप्सिलॉन L1 यही तो माइनस आई है, ये तो यही बता रहा है ना कि लेंथ क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। अब इतना अगर लेंथ डिक्रीज हो गया तो इतना गैप क्रिएट हो जाएगा क्या, अब इस गैप को फिल करना पड़ेगा, तभी तो ये लीक प्रूफ जॉइंट बनेगा। और गैप को फिल करने के लिए मैं इसका टेम्परेचर क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो टेम्परेचर कम से कम कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा ये जॉइंट क्या इंश्योर हो सके, लीक प्रूफ जॉइंट इंश्योर हो सके। तो कम से कम जितना गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को तो फिल करना पड़ेगा, और उस गैप को फुल करने के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं तो उसका लेंथ हमेशा बढ़ना चाहेगा। कितना बढ़ना चाहेगा सर, अल्फा एल डेल्टा टी, उसको मैं डेल्टा थर्मल से डिनोट करूँ। अब डेल्टा थर्मल की वैल्यू अगर इसके बराबर लूं मैं, मतलब मैं टेम्परेचर इतना बढ़ाऊं कि वो इसके बराबर आ रहा है, तो इतना तो गैप क्रिएट हो चुका है, तो उतना लेंथ इजीली बढ़ जाएगा और गैप फिल हो जाएगा, जॉइंट लीक प्रूफ जॉइंट हो जाएगा। अगर मैं डेल्टा थर्मल इससे ज्यादा लूं, यहां माइनस साइन हटा दे रहा हूं ना क्योंकि डिक्रीज इन लेंथ रुक चुका, अगर मैं डेल्टा थर्मल इससे ज्यादा लूं, मान लो ये 5 mm आया, और डेल्टा थर्मल में टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं कि मान लो 8 mm, तो उसका गैप कितना है 5 mm। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लेंथ कितना बढ़ना चाह रहा है 8 mm, तो 5 mm तक तो इजीली बढ़ जाएगा। फिर 3 mm और बढ़ना चाहेगा तो अब ये सपोर्ट आगे बढ़ने नहीं देगा, तो यहां पर रिएक्शन आएगा और रिएक्शन का स्ट्रेस आएगा, लेकिन तब भी मेरा जॉइंट लीक प्रूफ जॉइंट होगा क्या, यानी अगर डेल्टा थर्मल एग्जैक्टली इसके बराबर लिया हूं, इसके बराबर, तो इसके बराबर लिया हूं तो जितना गैप है उतना मैं टेम्परेचर के लेंथ बढ़ाना चाह रहा हूं, और उतना गैप अवेलेबल है तो उतना लेंथ बढ़ जाएगा, कोई भी लीकेज नहीं होगा। अगर मैं डेल्टा थर्मल इससे ज्यादा लूं, इससे ज्यादा लूं, तो एक्चुअल में गैप तो मेरे पास इतना ही है, तो डेल्टा थर्मल बट इससे ज्यादा है, तो क्या है जितना गैप है उतना तो बढ़ जाएगा। उसके बाद ये फर्दर और बढ़ना चाहेगा, दोनों सपोर्ट बढ़ने नहीं देगा, तो साथ में रिएक्शन आएगा, लेकिन जॉइंट तब भी लीक प्रूफ। यानी अगर मेरे को यहां इंश्योर करना है कि टू इंश्योर लीक प्रूफ जॉइंट, लीक जॉइंट, क्या मेरे को ये इंश्योर करना पड़ेगा क्या, डेल्टा थर्मल दैट इज अल्फा एल डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डेल्टा L1, यानी हुप स्ट्रेस के कारण जितना गैप क्रिएट हुआ है। यस सर। और डेल्टा थर्मल कैसे निकालोगे, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इनिशियल लेंथ L है, और डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा L1 कितना है PR अपॉन टी ई इंटू इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ नहीं दिया था क्योंकि वो दोनों तरफ आ रहा है तो कट जाएगा उसका। यहाँ से क्या आ रहा है सर, डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू PR, LL कट जाएगा अपॉन अल्फा ET आ रहा है क्या। अगर एक्चुअल डेल्टा टी या तो इतना या इससे ज्यादा है तो मेरा जॉइंट का लीक प्रूफ। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, डेल्टा टी की मिनिमम वैल्यू MIN लिख देना, मिनिमम कितना आ रहा है PR अपॉन अल्फा PR, LL कट गया, अल्फा E स्मॉल टी है ना इसमें, PR अपॉन, अगर मैं कम से कम टेम्परेचर या तो इतना या इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा, मेरा जो जॉइंट होगा वो लिख रहा है मिनिमम टेम्परेचर राइज रिक्वायर्ड टू PR अपॉन अल्फा ET, PR अपॉन ऑप्शन से मैच करा, न्यू PR अपॉन अल्फा ET बोलो या अल्फा TE बोलो, कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ओके, so student, now we'll discuss the solution of this question. This is multiple choice question. What this question is saying, consider two concentric circular cylinder of different material, दोनों का material different है, M and N in contact with each other at R equal to B as shown in figure। यहाँ पर दोनों contact बना रहा है at is R equal to, ठीक है। The composite cylinder system is subjected to internal pressure P. Let UR M U theta M and sigma RR M sigma theta M denote the radial and tangential displacement and stress component respectively. Means URM is radial displacement and U theta M is tangential displacement of material M. Sigma RRM is radial stress, sigma theta M is tangential stress of material M. Okay, similarly URN, U theta N and sigma RRN, sigma theta N denote the radial and tangential displacement and stress component of material N. यानी URN radial displacement है material N का, it is tangential displacement of material N, it is radial stress of material N, it is tangential stress of material N. अब क्या पूछ रहा है, द बाउंड्री कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाई एट द फ्रिक्शनलेस इंटरफेस बिटवीन द टू सिलेंडर आर, मतलब कौन कौन सा बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगा अगर ये जो इनके बीच का इंटरफेस बन रहा है वो फ्रिक्शनलेस है। अननोन निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन ही काम आता है, तो कौन कौन सा बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगा केवल वो पूछ।
क्लियर है? अब एक्चुअल में बोलोगे ये थिक सिलेंडर का क्वेश्चन है, ये सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर उस सिलेबस में होना या ना होना का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसको बेसिक एप्टीट्यूड से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर पॉइंट? यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना कौन कौन सा बाउंड्री कंडीशन पक्का सेटिस्फाई होगा ये बताना है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, जैसे मान लो समझना, यहाँ बोल रहा है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। मान लो मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। क्लियर? यहां ये मत सोचना कि मैं ऑप्शन ए को गलत कर दिया, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलग ही होगा पक्का। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट पक्का सेम होगा, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। मतलब बाउंड्री कंडीशन में तो हम लोग उसी चीज को करेंगे ना जिसको हम लोग 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। अब 100% श्योरिटी के साथ यहाँ क्या क्या बोल सकते हो? सबसे पहला चीज क्या है कि ये दोनों सिलेंडर आपस में कॉन्टेक्ट बना रहा है, और इनके बीच का कॉन्टेक्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए रेडियल डायरेक्शन में। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अगर रेडियल डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गया तो ये जो आपस में कंपोजिट सिलेंडर बना है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि रेडियल डायरेक्शन में इसका कॉन्टेक्ट कभी भी खत्म ना हो, तो इंटरफेस पे जो मटेरियल एम में रेडियल डिस्प्लेसमेंट आएगा इंटरफेस में, क्या वही रेडियल डिस्प्लेसमेंट मटेरियल एन पे आएगा? और क्वेश्चन में इंटरफेस का ही पूछा है। क्लियर पॉइंट? तो चूंकि बोथ सिलेंडर एम एंड एन कॉन्टेक्ट बना रहा है, तो मैं फर्स्ट क्या बोल सकता हूं? टू मेंटेन contact between सिलेंडर, शॉर्ट में ये लिख दे रहा हूं, एम एंड एन एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट एट इंटरफेस मस्ट बी सेम। यानी इंटरफेस पे रेडियल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? सेम। यानी मैं बोलूं क्या, एट इंटरफेस जो रेडियल डिस्प्लेसमेंट है मटेरियल एम का एट इंटरफेस, और क्वेश्चन में इंटरफेस पे ही पूछा है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत है, वही रेडियल डिस्प्लेसमेंट होगा किसका सर? मटेरियल एन का। फिर तो पहला कंक्लूजन ये आ गया क्या? हाँ सर, तो रेडियल, तो ये देख लो रेडियल, यहाँ थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन क्या करो। ठीक है, तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट किस में सेम बोला है? क्योंकि वो पक्का सेम होगा। और ठीक है, तो ऑप्शन ए में तो सेम नहीं बोला है, तो ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में भी सेम नहीं बोला है, यस सर। ऑप्शन सी और डी में सेम बोला है, तो अभी सी और डी में कोई एक आंसर हो सकता है। अगला ध्यान देना, अगला हम लोग रेडियल स्ट्रेस का बात करेंगे, सेकेंड इंटरफेस का। तो अगर मैं इंटरफेस का एफबीडी बनाऊंगा ना, मटेरियल एम का और मटेरियल एन का, ठीक है, ये मटेरियल एम अंदर वाला मटेरियल है और एन बाहर वाला मटेरियल है। क्लियर पॉइंट? तो अगर मैं इंटरफेस का एफबीडी बनाऊं मटेरियल एम का और मटेरियल एन का, मेरे को ये पता है किसी भी पॉइंट का या किसी भी रेडियल डिस्टेंस का जो रेडियल प्रेशर है ना, रेडियल स्ट्रेस है, वो वहां के प्रेशर के बराबर होता है, ये तुम लोगों को पता होगा। क्लियर पॉइंट? बस अगर प्रेशर P है तो रेडियल स्ट्रेस माइनस P होगा। अगर प्रेशर P है तो रेडियल स्ट्रेस माइनस P होगा। माइनस P क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर के कारण जो रेडियल स्ट्रेस आता है वो कंप्रेसिव नेचर। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो सपोज ये मटेरियल एम का एफबीडी हो गया, हाँ सर। वैसे हम लोग मटेरियल एन का बना देते हैं, और एम और एन इंटरफेस में आपस में एक दूसरे से क्या हुआ है सर? जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मटेरियल एन का एफबीडी। क्लियर पॉइंट? ये मटेरियल एन का। ठीक है, अच्छा यह ध्यान देना, अगर ये डिस्टेंस मेरा बी है, ये डिस्टेंस भी बी होगा। अब ध्यान देना, एट ए रेडियल डिस्टेंस बी का जो प्रेशर है उसको मैं पी आर बोलूं। यहां का जो प्रेशर है वो पी आर है। प्रेशर ऐसा दिखाओगे, अच्छा एक ही कांटेक्ट में जो प्रेशर आएगा ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, मेरे को पता है क्या, इक्विलिब्रियम या न्यूटन थर्ड लॉ से यहां पर जो प्रेशर आएगा उसका इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर यहां पर आएगा। सॉरी, यहां थोड़ा सा डायग्राम बनाने में मिस्टेक है, ये डिस्टेंस भी है एन का इनर लेयर का। क्लियर पॉइंट? तो यहां ये सरफेस और ये सरफेस आपस में जुड़ा हुआ है क्या? तो यहां पर जो कांटेक्ट प्रेशर आएगा उसका इक्वल एंड अपोजिट कांटेक्ट प्रेशर यहां पर आएगा क्या? तो उसका इक्वल एंड अपोजिट कांटेक्ट प्रेशर मेरा क्या होगा? यहां पर आएगा। इक्वल एंड अपोजिट कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा? यहां पर आएगा। अच्छा, यहां के प्रेशर को अगर मैं पी डैश बोला सपोज, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, यहां का प्रेशर भी क्या होगा? पी डैश। यानी एट इंटरफेस, मैं यही सेकेंड बार कंक्लूड कर रहा हूं, एट इंटरफेस। क्लियर पॉइंट? यहां का जो रेडियल स्ट्रेस है वो माइनस पी डैश के बराबर होगा, और यहां का भी जो रेडियल स्ट्रेस है क्या, वो माइनस पी डैश के बराबर होगा क्या? यानी इंटरफेस पे मटेरियल एम का रेडियल स्ट्रेस
और मटेरियल एन का रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा। तो एट इंटरफेरेंस रेडियल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एम वो भी माइनस पी डेस के बराबर होगा, यस सर। एंड एट इंटरफेरेंस रेडियल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एन वो भी माइनस पी डेस के बराबर होगा। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड एट इंटरफेरेंस रेडियल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एम एंड रेडियल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एन क्या होगा, इंटरफेस पे, और इंटरफेस का ही पूछा है, यानी नेक्स्ट कंक्लूजन इज इंटरफेस पे रेडियल स्ट्रेस भी सेम होगा। रेडियल स्ट्रेस, अच्छा रेडियल स्ट्रेस सेम सी और डी दोनों पे दिया हुआ है, तो अभी सी और डी में ही कोई एक आंसर होगा, ये पक्का है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग को टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सी में टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट सेम दिया है, डी में नहीं दिया है। अगर टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट पक्का बोल पा रहे हो सी सेम होगा, तब तो सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। बट अगर टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट में 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ कि सेम होगा, तब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि द एम और एन के बीच जो सिलेंडर का कॉन्टेक्ट बन रहा है वो फ्रिक्शन लेस है, कहीं लिखा हुआ है। ये लाइन टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट को कंक्लूड करने में हेल्प करेगी। अच्छा, अगर ये फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन लेस है यानी एम एन पे स्लिप कर सकता है क्या, यस सर, क्लियर पॉइंट, स्लिप, क्योंकि बिकॉज इट इज फ्रिक्शन लेस। और स्लिप कर सकता है तो इंटरफेरेंस में एम का डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, एन का डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, बिकॉज एम एन पे स्लिप कर सकता है। जैसे सपोज ये एम है और ये एन है, तो एम स्लिप करके इधर जा सकता है। जैसे ध्यान देना, मैं एन को फिक्स रखूं तो भी एम इधर जा सकता है, बिकॉज वो फ्रिक्शन लेस है। और फ्रिक्शन लेस है तो एम एन के सरफेस पे स्लिप करके आगे बढ़ सकता है। मतलब मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, मान लो अगर सच में स्लिप कर जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट एम का और एन का इंटरफेस पे अलग होगा। मतलब मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट एम और एन का क्या होगा, सेम होगा, कोई उनके बीच में रिलेशन नहीं ला पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि वो स्लिप कर सकता है, मतलब जाहिर सी बात है कि वो अलग भी हो सकता है, बिकॉज वहां पर स्लिप अलाउ है। और अगर वो अलग हुआ मतलब तब ऑप्शन सी सही नहीं है, तो उसको एज ए बाउंड्री कंडीशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सेम बोल दिया इंटरफेरेंस में, मतलब कुछ भी हो वो सेम होगा, तो मैं गारंटी के साथ अभी नहीं बोल। क्लियर पॉइंट। तो यहां पर मैं बोलूं क्या, थर्ड पॉइंट, सिंस कॉन्टैक्ट बिटवीन M and N is frictionless, M और N के बीच का जो कांटेक्ट है फ्रिक्शनलेस है, hence slip can occur between M and N at interface. Therefore, tangential displacement of M and N at interface can be different. ये नहीं बोल रहा कि हमेशा डिफरेंट होगा, बट वो डिफरेंट हो सकता है। मिस ऑप्शन सी करेक्ट, और सी करेक्ट नहीं है तो बिना फोर्थ पार्ट को देखे हम लोग बोल सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर तो मिल चुका है ऑप्शन डी, बट हम लोग को इसका भी एक जस्टिफिकेशन तो चाहिए ना कि ये एग्जैक्टली सेम हमेशा नहीं होगा, कैसे बोल पाए। तो इसको तो रिलेट करना बहुत आसान है। कैसा आसान है, ध्यान देना। मान लो एक बार के लिए इंटरफेस पे अगर हम लोग हुक्स लॉ को वैलिड लेके चले, ध्यान देना, एट इंटरफेस जो मटेरियल एम का टेंजेंशियल स्ट्रेन है उसको मैं एप्सिलॉन थीटा एम बोलूँ, एप्सिलॉन थीटा एम, एप्सिलॉन थीटा एम, क्लियर है, इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेन ऑफ मटेरियल एम एट इंटरफेस, क्लियर पॉइंट। सिमिलरली इस इंटरफेस पे जो मटेरियल एन का टेंजेंशियल स्ट्रेन है उसको मैं एप्सिलॉन थीटा एन बोलूँ। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का मटेरियल अलग है, तो मटेरियल एम का जो यंग मॉडुलस है उसको ई एम बोल देता हूँ, मटेरियल एन का जो यंग मॉडुलस है उसको ई एन बोल देता हूँ। और एक बार के लिए हम लोग हुक्स लॉ यूज करें तो हुक्स लॉ क्या होगा, सिग्मा थीटा ऑफ मटेरियल एम एट इंटरफेस, इंटरफेस पे जो भी बात कर रहा हूँ एट इंटरफेस, वो क्या होगा सर, ई एप्सिलॉन, यानी ये क्या हो जाएगा सर, एप्सिलॉन थीटा एम इंटू ई एम, क्लियर पॉइंट। या सिंपल ऐसे ध्यान देना, ये थोड़ा सा इसमें वो गलती है,
जैसे अगर मैं एप्सिलॉन थीटा एम का एक्सप्रेशन लिखूं तो एप्सिलॉन थीटा एम क्या होगा सर, 1/em इन ब्रैकेट, ध्यान से सुनना, सिग्मा थीटा एम माइनस म्यू, या सिग्मा थीटा एम को ऐसे डिनोट किया ना, सिग्मा थीटा थीटा एम माइनस म्यू, और म्यू भी मटेरियल एम का अलग होगा ना, म्यू एम सिग्मा आर आर एम, ध्यान से सुनते जाओ। वैसे अगर मैं एप्सिलॉन थीटा एन का एक्सप्रेशन लिखूं तो एप्सिलॉन थीटा एन क्या होगा, 1/en, ध्यान से सुनते जाना, सिग्मा थीटा थीटा एन माइनस म्यू एन सिग्मा आर आर एन। एक्चुअल में इसमें मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, पर ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, यहां ध्यान सुनना, ये दोनों सेम है, ध्यान से सुनना, ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, और ये दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, हम लोग गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। तो हम लोग यहाँ ये कैसे बोल पाए कि ये दोनों पक्का सेम होगा, नहीं बोल सकते। इवन अगर ये दोनों सेम होता तो भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि ये दोनों सेम होगा। मीन्स यहां पर हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस एट इंटरफेस जो होगा एम और एन के बीच, वहां पर भी कोई रिलेशन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, ये दोनों सेम होगा, ये अभी मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूं। कोई एक रेयरेस्ट केस के लिए ई की वैल्यू, ई एम ई एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू इस तरीके से आ रही है, म्यू एम म्यू एन की वैल्यू इस तरीके से कि वो सेम हो जाए, वो एक अलग चीज है। बट अगर मैं इन जनरल में बात करूं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस एट इंटरफेरेंस वो सेम होगा, हम लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। क्लियर पॉइंट, नहीं बोल सकते। क्लियर पॉइंट, यानी यहां से मैं कंक्लूड निकालू, ये बस हमें समझाने के लिए भूमिका बना दिया। बस सिंपल अगर मैं कंक्लूजन लिखूं तो एट इंटरफेस वी कैन नॉट से, और कंक्लूड, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट टेंजेंशियल स्ट्रेस of material m and n will always be same। स्पेशल केस के लिए सेम हो गया, वो एक अलग चीज है, will always। और अगर मैं ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टी। गेट में ना जबरदस्ती का बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एक्चुअल में रेडियल डिस्प्लेसमेंट और रेडियल डिस्टेंस डायरेक्ट दिख रहा है कि सेम होगा, बाकी के बारे में कंक्लूड नहीं कर पा रहा, वो सेम होगा कि अलग होगा एग्जैक्टली बता ही नहीं सकता। तो 100% श्योरिटी के साथ केवल ऑप्शन डी को बोल। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज okay. So student, now we'll discuss the solution of this question. What this question is saying, a thin cylindrical ball can with rigid end cap has a mean radius r is equal to 100 mm। mean radius दिया है सर r कितना, 100 mm, ठीक है। a wall thickness of 5 mm, thickness t दिया है 5 mm। This can be pressurized and additional tensile stress of 50 megapascal is imposed along axial direction as shown in figure। अब यहाँ ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन है। दिक्कत वाला मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो लाइन के बीच कंफ्यूजन, एक तो डायग्राम और ये लाइन एक दूसरे को एग्जैक्टली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग दो पर्टिकुलर तरीके सोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले थिंकिंग 1 बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, और थिंकिंग 2, दोनों से अलग आंसर आएगा। एक्चुअल में दोनों में कॉन्सेप्ट का गलती नहीं है, यहाँ बस हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना लैंग्वेज और डायग्राम के बीच जो एक दुविधा है उस दुविधा को डिस्कस करेंगे। क्लियर पॉइंट। तो मैं पहला वाला चीज बता रहा हूँ, फिर दूसरा वाला चीज बताऊंगा, दोनों से अलग आंसर आएगा। अब आजकल तो गेट में क्लेम करने का ऑप्शन है, तो गेट में क्लेम कर देना। अब हो सकता है गेट वाला क्लेम ना माने, जब 2018 में आया होगा तो हो सकता है किसी ने क्लेम ना किया होगा, बट ये एम्बिग्यूटी है तो है। क्लियर। और मेरा फर्ज बनता है कि अगर वो एम्बिग्यूटी है, कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट में या लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मैं तुम लोग से डिस्कस। और गेट में ऐसा कई बार होता है कि एक आध क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, ठीक है, या गलत तरीके से वो अप्रोच ले लेता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस कैन इज प्रेशराइज्ड, आप प्रेशराइज इसके इंटरनल प्रेशर को पी मान लेते हैं, साथ में एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 50 मेगापास्कल इज इम्पोज्ड अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। लेकिन ये एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस किस में आ रहा है, कैप में आ रहा है कि सिलेंडर के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान देना, यहां एक लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर, तो डायग्राम के हिसाब से ध्यान देना डायग्राम के हिसाब से तो ये एडिशनल टेंसाइल, सॉरी डायग्राम के हिसाब से, एक सेकेंड रुकना, डायग्राम के हिसाब से तो ये एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस कैप में आ रहा है क्या, यस सर, क्योंकि एज शोन इन फिगर लिखा हुआ है, हाँ सर। लेकिन
इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाओगे तो इट दिस एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 50 मेगापास्कल इम्पोज्ड अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन, और ये जो एक्सियल डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन जिसमें स्ट्रेस आया, ये एक्सियल डायरेक्शन सिलेंडर के लिए इस सरफेस के लिए है, कैप के लिए नहीं है। कैप का एक्सियल डायरेक्शन किसको बोलते हैं? जो लेंथ के अलोंग डायरेक्शन है, क्लियर। और लेंथ इस सिलेंडर के लिए लेंथ के अलोंग डायरेक्शन ये है ना, तो उसके हिसाब से जाए तो ये सिलेंडर के मटेरियल का दिया होना चाहिए 50 मेगापास्कल, क्लियर, क्योंकि ये जो एक्सियल डायरेक्शन है वो कैप का एक्सियल डायरेक्शन ही है। लेकिन फिर उसको डायग्राम सही बनाना चाहिए, डायग्राम में वो कैप में क्यों दे दिया है? तो यहाँ एक गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये कैप में स्ट्रेस इतना एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तो उसके यहाँ सिलेंडर में अलग आएगा, क्योंकि तुम लोग को ये पता होगा कि अगर एरिया अलग हो, कैप का एरिया अलग है, यहाँ के सिलेंडर का एरिया अलग है, तो हम लोग कभी भी स्ट्रेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम लोग फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, क्लियर पॉइंट। तो इसके कारण सिलेंडर में अलग स्ट्रेस आएगा अगर ये स्ट्रेस कैप का है तो। बट अगर यही स्ट्रेस सिलेंडर के इस मटेरियल का है तब तो उससे डायरेक्ट सिलेंडर का दिया है। तो मैं सिंपल बात करूं, डायग्राम के हिसाब से इट इज कमिंग एट कैप, बिकॉज एज शोन इन फिगर लिखा हुआ है। बट इस एक्सल डायरेक्शन स्ट्रेस के हिसाब से ये 50 मेगापास्कल एक्चुअल में सिलेंडर के मटेरियल का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, क्योंकि सिलेंडर के लिए ये एक्सल डायरेक्शन है, इट इज नॉट एक्सल डायरेक्शन फॉर। तो अगर मैं डायग्राम के हिसाब से चलूं, अगर मैं उस अप्रोच को लेके चलूं एज पर डायग्राम, निकालना क्या इसमें आगे का चीज देख लेते हैं, तो एम्बिग्यूटी समझ में आ गया। एज्यूम दैट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज इन द वॉल इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कैन बी आर इक्वल। यहाँ क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन द कैन, जैसे यहाँ लिख दिया इन द कैन, यहाँ भी इन द कैन लिख दिया होता तो कंफ्यूजन होता ही नहीं। तो इन कैन पे जो एक्सियल स्ट्रेस और जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है वो सेम दिया हुआ है। देन हम लोग को इनसाइड प्रेशर पी की वैल्यू निकालना, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ एम्बिग्युइटी है तो इसको हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अप्रोच हम लोग क्या ले रहे हैं, तो इस डायग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि दो अप्रोच है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि दिस 50 मेगापास्कल, एज्यूम 50 मेगापास्कल एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस is acting at the cap. This 50 megapascal tensile stress is acting at the cap because as per diagram वो कैप में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को सिलेंडर पे निकालना है। अब ध्यान देना सिलेंडर पे, और सिलेंडर में क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सेम है। ध्यान देना, अगर मैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बात करूं सिलेंडर पे, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होगा सिलेंडर पे वो तो हमेशा PD/2T के बराबर होगा। वो एक्सल डायरेक्शन में क्या अलग से लोड आ रहा है उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सर्कमफ्रेंस पे जो प्रेशर आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो सर्कमफ्रेंस में प्रेशर तो P है, ठीक है, और सिलेंडर के ये लोड ये जो है एक्सल डायरेक्शन में आ रहा है उससे इसको फर्क क्या पड़ेगा? तो इसका तो फॉर्मूला हमेशा होगा PD/2T। और अगर मैं PD/2T यूज करूं, यानी रेडियस के टर्म में लिखोगे तो PR/T, क्या, क्योंकि डायमीटर को 2R लिखोगे तो ऊपर का 2 नीचे का T कर PR/T क्या जाएगा? तो P तो अननोन है, R कितना है 100, T कितना है 5, तो ये कितना आएगा सर 20/25, ये 20 PR। ये तो मेरा हुआ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। अगला एक्सियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक्सियल स्ट्रेस क्या होगा? एक्सियल स्ट्रेस दो कारण से निकालो, ध्यान देना। अगर मान लो मैं इस सेक्शन का एक्सियल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ सिलेंडर के मटेरियल का, तो इस सेक्शन का एक्सियल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? एक तो प्रेशर के कारण एक्सियल स्ट्रेस हमेशा टेंसाइल आता है और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है PD/4T, रेडियस के टर्म में PR/2T। क्या हो गया? अगला इसके कारण ये जो एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस है, अब ये एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस में कैप में माना हूं, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा होगा क्या? यस सर। इस फोर्स को अगर मैं एफ से डिनोट करूं तो फोर्स कितना होगा सर? 50 मेगापास्कल इनटू कैप का एरिया, क्योंकि अभी ये किस में आ रहा है सर? कैप में आ रहा है, ठीक है। तो कैप का अगर रेडियस R है तो ये πr² होगा। क्या आप बोलोगे सर इसमें आउटर रेडियस आना चाहिए? थिन सिलेंडर है तो इनर, आउटर और मीन रेडियस तीनों आसपास होता है, तो उसको सिंपली πr²। तो इतना यहां पर एक्सल फोर्स आ रहा है एडिशनल, मैं बोल सकता हूं क्या? और इस एक्सल फोर्स के कारण भी सिलेंडर के इस सेक्शन पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्या? वो टेंसाइल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही होगा। तो यहां पर सिलेंडर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो कारण से आएगा, या एक्सल स्ट्रेस दो कारण से आएगा। एक तो प्रेशर के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा उसका फॉर्मूला मेरे को पहले से पता है, PD/4T या PR/2T होता है, और उसका नेचर टेंसाइल होता है। टेंसाइल को मैं प्लस लिख रहा हूं, तो ये PR/2T आएगा, यस सर। प्लस तो ये अलग से एक्सल लोड आया, इसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और वो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो स्ट्रेस यहां ऐसा आएगा ना, आएगा इसके कारण भी, क्योंकि ये इसको इधर ले जाने की कोशिश कराए तो स्ट्रेस इधर आएगा, और ये इस सेक्शन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है। अभी इस डायग्राम को देख रहे हैं, इसका नेचर टेंसाइल। और उसको कैसे निकालोगे सर?
जो फोर्स है, फोर्स कितना है सर, एफ इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी, फोर्स कितना है, एफ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इस सेक्शन पे आएगा और इस सेक्शन का एरिया 2 पाई आर टी होगा क्या, तो डिवाइड बाई 2 पाई। फिर तो यहां से एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या आएगा सर, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन कितना आएगा, पी आर बाई 2 टी, पी ही तो निकालना है, आर कितना है सर 100 mm डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ थिकनेस, थिकनेस कितना है 5 प्लस ये कितना आ जाएगा सर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो 50 इंटू पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, आर कितना है 100, तो 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, एक आर कैंसिल भी कर सकते थे, 100 इंटू थिकनेस इज 5। यहाँ से एक्सेल स्ट्रेस कितना आ रहा है सर 100 डिवाइड बाई 10, 100 डिवाइड बाई 10 इज कमिंग 10p प्लस ये कितना आ रहा है सर 50 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 5, कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्लस 500। फिर पर ये हो गया और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिग्मा ए एंड सिग्मा सी इज सेम, और इसको सेम करोगे सिग्मा ए का एक्सप्रेशन इज 10p प्लस 500 सर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा सी का एक्सप्रेशन 20p, यहाँ से क्या निकल जाएगा प्रेशर p, और प्रेशर p कितना आएगा 20p माइनस 10p दैट इज 10p, 500 डिवाइड बाई 10, p की वैल्यू आ रही है 50। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन या फर्स्ट थिंकिंग के हिसाब से अगर वो जो एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस है वो कैप में लग रहा है, उस हिसाब से एक्सेल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिलेंडर पे सेम हो या कैन पे सेम हो, उसके लिए पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50 में। लेकिन अब अगर मैं सेकेंड अप्रोच में जाऊं, सेकेंड अप्रोच क्या है कि वो गलती से डायग्राम में बस यहां दे दिया मान के चलो, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, और एक्सियल डायरेक्शन तो कैन के लिए, कैप के लिए वो एक्सियल डायरेक्शन नहीं है, मतलब डायरेक्ट कैन पे जो एक्सियल एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस आ रहा है उसकी वैल्यू दिया है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि 50 मेगापास्कल एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्टिंग इन द कैन, 50 मेगापास्कल एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्टिंग इन द प्रेस, सेकेंड अप्रोच क्या हो गया कि 50 मेगापास्कल एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस is acting in the can, reason because in question axial direction is mentioned। ठीक है, तो अगर मैं ये सेकेंड अप्रोच लेके चलूं तब तो सिंपल, ध्यान देना सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो जहां का निकालना है वहां का प्रेशर d/2t या वहां का प्रेशर r/t, और उसको यूज करोगे तो उतना ही आना है, प्रेशर p इंटू r इज 100 डिवाइड बाई थिकनेस इज 5, तो ये कितना आएगा सर 20p। इंपॉर्टेंट है एक्सेल स्ट्रेस, एक्सेल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जहां का निकाल रहा हूं पहले तो एक्सेल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रेशर है तो हमेशा pd/4t या pr/2t होगा, तो वही आएगा pr/2t प्लस जितना एडिशनल स्ट्रेस आ रहा है, और एडिशनल स्ट्रेस अगर ये मान के चलो कि ये डायरेक्टली कैन पे आया है तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैन पे आ रहा है और टेंसाइल नेचर का, तो प्लस 50 हो जाएगा क्या, क्या सर p तो निकालना है, r इज 100 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ थिकनेस इज 5 प्लस 50 करोगे तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा आई थिंक 10p प्लस 50, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सियल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सेम है। ठीक है, तो एक्सियल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को इक्वेट कर दो, एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन सेकेंड अप्रोच में क्या है 10p प्लस 50, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना है 20p, यहाँ से अगर हम लोग प्रेशर निकाले तो ये कितना है 5 मेगापास्कल। तो ध्यान देना इस दो अप्रोच के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो आंसर होगा ना आइदर 5 मेगापास्कल, मेगापास्कल में ही पूछा है, और 50 मेगापास्कल, इट विल डिपेंड ये अप्रोच क्या है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन, यहाँ कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं डिस्कस किया, खुद सोचना अगर ये डायरेक्ट कैप में लग रहा है तो इसका फोर्स 50 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा डिवाइड बाई यहाँ का एरिया कर दोगे, बट अगर ये 50 मेगापास्कल स्ट्रेस सीधा कैन पे लग रहा है, तो कैन पे लग रहा है तो पी आर, तो जो एक्सेल स्ट्रेस होगा वो pr/2t या pd/4t प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो कुछ कंफ्यूजन था ही नहीं, यहाँ कंफ्यूजन था क्योंकि डायग्राम और ये स्टेटमेंट एक दूसरे से मिसमैच कर रहा है। क्लियर, गेट ने इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में 5 दिया था, अब मेरे को नहीं पता उस समय लोगों ने क्लेम किया था कि नहीं, बट मैं बोलूंगा कि यहाँ ये दोनों आंसर सही है, एक्चुअल में ये गेट ने क्वेश्चन फ्रेम करने में उतना सही नहीं ध्यान दिया है।
ठीक है, या तो उसको ये 50 मेगापास्कल सीधा मेरे को सिलेंडर पे लगा के देना चाहिए था, या फिर एज सोन इन फिगर ना लिख के यहां लिखना चाहिए था 50 मेगापास्कल इज इंपोज्ड अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन इन द कैन, इन द कैन, तब कंफ्यूजन नहीं होता। इन द कैन भी वर्ड यहां लिखा हुआ नहीं है। जैसे अगर मेरे को खुद इसको सॉल्व करना होता ना, तो मैं डायग्राम के हिसाब से जाऊं तो मैं तो 50 को क्लियर पॉइंट। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन का एम्बिग्यूटी है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और जनरली अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अगर गेट में, तो गेट में क्लेम करने का ऑप्शन है, क्लेम करो। गेट वाला मोस्ट ऑफ द टाइम क्लेम को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करते, ठीक है। अब मैं गेट के आंसर केवल 5 को जस्टिफाई करने के लिए मैं बोल दूं कि ये इसके हिसाब से ये केवल केवल कैन पे आ रहा है और इसका आंसर तुम लोग का 5, फिर जो आंसर 5 आया वो ही सही है, तो गलत है ना। मेरे को तो दोनों अप्रोच को, दोनों थिंकिंग को, दोनों चीज को तुम लोग को समझाना फर्ज है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरत से ज्यादा दिमाग मत लगाना, बिकॉज यहाँ कॉन्सेप्ट का गलती नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये 50 कैप में लग रहा है तो उसका फोर्स निकालो, डिवाइड बाय यहाँ करिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्लस पीडी बाय 40 कर दोगे। अगर ये सिलेंडर पे ही डायरेक्ट का दिया हुआ है, बस ये डायग्राम में मिस्टेक है हम लोग मान लें, क्योंकि ये मिस्टेक है क्योंकि लगा के तो कैप में दिया है ना। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ से माने कि अगर ये सिलेंडर पे लग रहा है तो सिलेंडर पे कितना आ रहा है सर 50 प्लस पीडी बाई 40 कर दोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्लियर पॉइंट। पर यहाँ कॉन्सेप्ट का कोई भी कंफ्यूजन। Hello. So student, now we'll discuss the solution of this question. What this question is saying, a thin cylinder pressure vessel with closed end is subjected to internal pressure. The ratio of circumferential stress to longitudinal stress. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस, उसको मैं सिग्मा सी या सिग्मा एच से डिनोट करता हूँ। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी सिग्मा एल का रेशियो पूछा। अच्छा, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में सिग्मा हुप यानी हुप स्ट्रेस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पी डी डिवाइड बाई 2t। यस सर, क्लियर पॉइंट। एंड थिन प्रेशर वेसल में अगर मैं जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी डी बाई 4। अगर मेरे को सिंपली ये सिग्मा हुप डिवाइड बाई सिग्मा एल का रेशियो पूछा, क्या हो जाएगा, सिग्मा हुप इज पी डी डिवाइड बाई 2t अपॉन सिग्मा एल इज पी डी डिवाइड बाई 4। क्या होगा सर, पी डी बाई टी कैंसिल हो गया, ये 1/t नीचे और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 डिवाइड बाई 2 आएगा क्या। यस सर, तो हुप स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रेशियो, कैलकुलेशन। मेरे को हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो पूछा था, कहाँ आ गया वो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2, जो ऑप्शन में ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ओके, so student, now we'll discuss the solution of this question. What this question is saying, a cylindrical tank with closed end, दोनों तरफ क्लोज है, is filled with compressed air at a pressure of 500 kilopascal. प्रेशर दिया है क्या सर, यस सर, कितना दिया है 500 किलो पास्कल, इन मेगा पास्कल इट विल बी 0.5 मेगा पास्कल। द इनर रेडियस ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। इनर रेडियस दिया उसको मैं आर या आर आई से डिनोट कर दो, इट इज 2 मीटर। इन एम एम इट विल बी 2000 mm। अच्छा, इनर रेडियस दिया है तो डायमीटर निकल जाएगा क्या, डायमीटर इसका डबल होगा, कितना होगा सर वो 4000 mm। ठीक है, ये हो गया। एंड इट हैज अ वॉल थिकनेस ऑफ, रेडियस दिया तो डायमीटर निकल गया ना, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। इट हैज अ वॉल थिकनेस टी ऑफ 10 mm। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस, मतलब मेरे को क्या निकालना है, टाउमैक्स निकालना है, बट एब्सोल्यूट या ओवरऑल टाउमैक्स नहीं निकालना है, मेरे को टाउमैक्स निकालना है। कौन सा वाला सर, इन प्लेन। अच्छा, जब भी थिन प्रेशर वेसल या थिन सिलेंडर में मेरे को इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने बोले ना, वो हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बीच का टाउमैक्स पूछ रहा है, क्लियर पॉइंट। थिन सिलेंडर में 3 स्ट्रेस आएगा, हुप स्ट्रेस जिसका फॉर्मूला है पीडी बाई 2t, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पीडी बाई 4t, और थर्ड स्ट्रेस रेडियल स्ट्रेस 0 होगा क्या, और कोई शियर नहीं आता, तो यही दोनों मतलब जहां हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस आ रहा है उस पर कोई शियर नहीं आता, तो यही तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। और इन तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस में चूंकि रेडियल स्ट्रेस 0 है, तो कभी भी मेरे को इन प्लेन मैक्सिमम शियर बोला है, तो जो दो हुप स्ट्रेस आ रहा है, कौन कौन, सॉरी, जो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उनके बीच का जो टाउमैक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम इन प्लेन शियर। क्लियर बोल, अगर मेरे को इन प्लेन वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है तो मेरे को इन प्लेन निकालना है, मतलब मैं हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बीच का क्या निकालूंगा, टाउमैक्स निकालूंगा। सपोज यहाँ मैं डायग्राम में इधर शो कर देता हूँ एक बार के लिए हुप स्ट्रेस को, दैट इज सिग्मा एच को, क्लियर, और यही मेरा सिग्मा 1 होगा, और इधर शो कर देता हूँ सिग्मा एल को, और सिग्मा एल को मैं सिग्मा 2 बोल देता हूँ। सिग्मा एच और सिग्मा एल के बीच का टाउमैक्स निकाल, उसके लिए पहले सिग्मा एच निकालना पड़ेगा। क्या आएगा सर, सिग्मा एच का फॉर्मूला कितना है सर, पी डी बाई 2t, क्या यहाँ से सिग्मा एच निकल जाएगा, कितना आएगा, प्रेशर इज 0.5, डी इज 4000 डिवाइड बाई 2, थिकनेस इज 10 mm, आ जाएगा सर
4000 into 5 divided by 2 divided by 10 is coming 100 मेगा पास। क्लियर पॉइंट। ऐसी क्या निकल जाएगा, और सिग्मा एच को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा। क्लियर। सिमिलरली क्या निकल जाएगा सर, सिग्मा एल, और सिग्मा एल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्मा टू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी डी बाई 40। ये सीधा पी डी बाई 2टी का हाफ है क्या, सीधा अगर ये 100 आया तो इसको 50 मेगा पास्कल कर सकते हो। 0.5 इंटू 4000 डिवाइड बाई 4, जाहिर सी बात है कितना आएगा, 50। और जैसे ही आ गया तो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस निकल जाएगा क्या, यस सर। टाउ मैक्स इन प्लेन वाला क्या होगा, सिग्मा एच और सिग्मा एल के बीच का टाउ मैक्स है, यानी सिग्मा 1 और 2। तो ये क्या होगा, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ये निकल जाएगा। तो सर कितना आएगा, ये मॉड सिग्मा 1 इज 100 माइनस सिग्मा 2 इज डिवाइड बाई, फिर इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25 मेगा। मेरे को मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस पूछा था, यस सर, और मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस कितना आया, 5 मेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 25 मेगा पास्कल, दैट इज मैक्सिमम इन प्लेन शियर। वही पूछा था क्या, अरे मेगा पास्कल में ही पूछा है, तो इसको 5। तो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या रहा है, अ गैस इज स्टोर्ड इन अ सिलेंड्रिकल टैंक विथ इनर रेडियस 7 मीटर। मेरे को रेडियस दिया है क्या, कितना, 7 मीटर। mm में कन्वर्ट करोगे तो 7000 mm। तो डायमीटर भी निकल जाएगा, डायमीटर ट्वाइस ऑफ आर, तो ये कितना, 13000 mm। और क्वेश्चन में क्या दिया, वाल थिकनेस ऑफ 50 mm, टी इज इक्वल टू 50 mm। द गेज प्रेशर इन द ऑफ द गैस इज 2 मेगा पास्कल। अगेन मतलब नेट इंटरनल प्रेशर या गेज प्रेशर दिया है क्या, विच इज 2 मेगा पास्कल। अब पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द वॉल इज। अच्छा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द वॉल बोला है, कहीं भी इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला है क्या, नहीं। और अगर इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं बोला है, मतलब हमेशा हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए मेरे को तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस का जरूरत पड़ेगा, सिग्मा 1 का, सिग्मा 2 का, सिग्मा 3 का। अब मेरे को क्या बताया कि सर तीन सिलेंडर में तीन नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस को निकालने का फॉर्मूला पीडी बाई 2टी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पीडी बाई 4टी, और रेडियल स्ट्रेस नेग्लिजिबल होता है यानी लगभग जीरो। और ये तीनों स्ट्रेस जिस प्लेन पे आएगा उस प्लेन पे कोई भी शियर नहीं आता, तो यही तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा क्या, मतलब मैं हुप स्ट्रेस को यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 बोल देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 बोल देता हूँ, और रेडियल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 बोल दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इन तीनों प्लेन में शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा है। और जैसे ही प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 निकल जाएगा, मैक्सिमम शियर क्या आएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एच, हुप स्ट्रेस हो रहा हूँ, तो निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी डी बाई 2टी। पी नेट इंटरनल और गेज प्रेशर विच इज मेगा पास्कल, डी डायमीटर इज 14000 mm डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ थिकनेस, थिकनेस इज 50 आ जाएगा ये सर, पी डी बाई 2टी। टी इज 2 इंटू 14000 डिवाइड बाई 2, इट इज 80 मेगा। क्या निकल गया सर, सिग्मा 1। सिमिलरली सिग्मा 2, सिग्मा 2 क्या होगा सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना है सर, पी डी बाई 4। फिर सिग्मा 2 इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच इज पी डी बाई 40। टी इज 2 मेगा पास्कल, डी इज 1000 डिवाइड बाई 4, टी इज थिकनेस दैट इज 50 आ जाएगा सर, 280 का हाफ दैट इज 180 में। क्लियर, किसी को भी कंफ्यूजन। एंड थर्ड नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3, सिग्मा 3 किसके बराबर होगा, रेडियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस है। और जैसे निकल गया तो हम ओवरऑल टॉमिक्स निकालेंगे। ओवरऑल टॉमिक्स निकालने का तरीका क्या है, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी ओवरऑल मैक्सिमम। यस सर, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा निकाल लो। क्या आ जाएगा, अगर मैं ओवरऑल टॉमिक्स निकालूं, नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, व्हाट विल बी ओवरऑल टॉमिक्स, इट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा कितना आएगा, ओवरऑल टॉमिक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 इज 280, सिग्मा 2 इज 140, कितना हो जाएगा, 280 माइनस 140 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 2 इज 140 माइनस सिग्मा 3 इज 0 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 1 इज 280 माइनस सिग्मा 3 इज 0 डिवाइड बाई 2, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा
अभी तीनों कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वैसे कर लो। तीनों में ज्यादा कौन सा आएगा इसको देख के ही बता सकते हो क्या? सिंपल, इन तीनों में जिस पार्ट में ना मैथमेटिकली मैथमेटिकली मतलब साइन के साथ देखोगे मैक्सिमम और मैथमेटिकली मिनिमम वैल्यू आ रहा है, वो पार्ट का जो वैल्यू होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम होगा इन तीनों में। और मैथमेटिकली मैक्सिमम 280 है क्या, मैथमेटिकली मिनिमम 0 है क्या, और मैथमेटिकली मैक्सिमम और मिनिमम इस पार्ट में आ रहा है क्या, तो पक्का यही ओवरऑल। ये कितना आ रहा है? 150 मेगा पास्कल। ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो निकालना, तो मैं पक्का यही ज्यादा। मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, दैट इज विच विल बी 140 मेगा पास्कल। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, इन प्लेन बोला है कि मैक्सिमम शियर केवल बोला है। इन प्लेन मैक्सिमम शियर होता तो वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी हुप और लॉन्गिट्यूडनल के बीच का जो टाउ मैक्स है वो आंसर होता, यानी तब तो ये आंसर होता। बट मैक्सिमम शियर बोला है, मतलब इन प्लेन से मतलब नहीं है ना, मेरे को तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर निकालना है। ओवरऑल मैक्सिमम मतलब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी ओवरऑल मैक्सिमम। तो अभी कितना आ रहा है सर? 140 मेगा पास्कल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 140 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल में ही पूछा है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन सी। ओके, so student, now we'll discuss the solution of this question. What this question is saying, this is numerical answer type question. A thin gas cylinder with inner radius of 100 mm. Again inner radius दिया है क्या? yes sir, it is 100 mm, तो r से ही डिनोट कर दे रहा हूँ। इनर डायमीटर भी निकल जाएगा, विल बी ट्वाइस ऑफ r, तो जाहिर सी बात है कितना आएगा ये? 200 mm। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 मेगा पास्कल, यानी इंटरनल नेट इंटरनल प्रेशर पी दिया है इस 10 मेगा पास्कल। द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 100 मेगा पास्कल, यानी यहाँ परमिसिबल स्ट्रेस दिया है, लेकिन बताया नहीं है कि परमिसिबल स्ट्रेस नॉर्मल का है कि शियर का है। जब भी क्वेश्चन में परमिसिबल स्ट्रेस दिया है, नॉर्मल का है कि शियर का है नहीं बताया, तो उसको परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस लेके चलना। क्लियर पॉइंट? जैसे क्वेश्चन में कभी भी यील्ड स्ट्रेंथ दिया है, बताया नहीं यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन है कि शियर में है, हमेशा उसको टेंशन पे ही लेके चलते हैं ना। फिर सिमिलरली यहाँ पर परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस दिया है, तो उसको हम लोग नॉर्मल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि ये परमिसिबल नॉर्मल। तो परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस लेके चलो 100 मेगा, सिग्मा पी दिया है 100 मेगा पास्कल, यानी एक्चुअल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या तो इसके बराबर या इससे ये कम। फिर हम लोग को क्या पूछा है? मिनिमम सिलेंडर वॉल थिकनेस इन mm। तब मेरे को टी की लिमिटिंग से निकालेंगे। ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालो, वो परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तो वैल्यू आ जाएगा। अब ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, अगर थिन सिलेंडर में केवल इंटरनल प्रेशर पी आ रहा है, तीन नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, हुप स्ट्रेस जिसको फॉर्मूला PD/2T, लॉन्गिट्यूडनल PD/4T, और रेडियल स्ट्रेस नेग्लिजिबल होगा। और ये तीनों स्ट्रेस जिस प्लेन पे आता है उसमें कोई भी शियर नहीं आता है, तो यही तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। और इनमें जो सबसे ज्यादा होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो गया क्या? और इनमें सबसे ज्यादा हुप स्ट्रेस है क्या? तो थिन सिलेंडर प्रेशर में केवल अगर इंटरनल प्रेशर पी आ रहा है, उस केस में जो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमेशा हुप बराबर होगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है? PD/2, एंड P इज 10 मेगा पास्कल, D इज 200 mm, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ, ये थिकनेस के टर्म में आ जाएगा, वही निकालना है। कितना आएगा ये? 1000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1000। और जैसे इसका एक्सप्रेशन आ गया, तो मेरे को क्या पता है कि ये ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू के बराबर या उससे क्या होना चाहिए? कम। ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या है? 1000 डिवाइड बाई 2, ई सॉरी, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस, एंड परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस 100 मेगा। यहाँ से थिकनेस टी का लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा क्या? कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाई 100, दैट इज 10 mm। एक्चुअल टी या तो इतना या इससे क्या होगा? ये आधा। टी की लिमिटिंग वैल्यू कितनी? दैट इज मिनिमम थिकनेस 100 mm, क्योंकि एक्चुअल टी या तो इतना या इससे क्या होगा? ये फिर पॉइंट mm में पूछा है, आ रहा है सर 10 mm। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, तो स्टूडेंट नाउ विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? अ लॉन्ग इन वाल सिलेंड्रिकल सेल क्लोज एट बोथ एंड इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप इन द सेल। सिमिलर टाइप क्वेश्चन एक तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ध्यान देना, हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो पूछा, एकदम सिंपल है। हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल, हुप स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला, अगर केवल इंटरनल प्रेशर पी आ रहा है तो क्या होता है सर? PD/2। यस सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? PD/4। अगर ये रेशियो को निकालोगे तो ये 1/2, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/2 अल्टीमेटली हुप स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो। स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो पूछा है सर, कितना आ गया ये सर? कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन करेक्ट आंसर।
So student, now we'll discuss the solution of this question. What this question is saying, a thin cylinder of inner radius 500 mm and thickness 10 mm. Okay, तो thin cylinder का inner radius दिया है, it is 500 mm. Inner radius is 500 mm, तो diameter क्या होगा, twice of r, that is 1000 mm. And thickness is given, thickness is 10 mm. is subjected to an internal pressure of 5 megapascal. तो मेरे को internal pressure दिया है सर कितना, 5 megapascal. Then we have to calculate average circumferential or hoop stress in megapascal. So our objective is to calculate circumferential or hoop. अच्छा, अब मेरे को क्या पता है कि hoop stress या circumferential stress निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PD by 2T. yes sir. P is internal pressure which is 5 megapascal. The diameter is 1000 mm. डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ थिकनेस इज 10 mm. फिर तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, हुप स्ट्रेस आ रहा है सर, ये स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2 10, इट इज कमिंग 50 टन पर mm स्क्वायर. और हम लोग को क्वेश्चन में हुप स्ट्रेस पूछा था और हुप कितना आ रहा है सर, 50 मेगा पास्कल. यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो कितना है, 250 मेगा पास्कल. मेगा पास्कल में ही पूछा है, कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करा, ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन. ओके, तो स्टूडेंट नाउ विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है. फर्स्ट और सेकंड इसके दो पार्ट है. दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आराम से और डिटेल मैनर में डिस्कस करूँ. पहले तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, a cylindrical container of radius r equal to 1 meter while thickness 1 mm is filled with water up to a depth of 2 meter. पहले तो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये डायग्राम में अलग से बना दिया हूँ. इसका जो रेडियस है क्वेश्चन में कितना दिया है सर, 1 मीटर. ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 मीटर. रेडियस इज 1 मीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज 2 मीटर. इन mm इफ विल कन्वर्ट इट विल बी 2000 mm. साथ में क्वेश्चन में क्या दिया है सर, रेडियस इज 1 मीटर, वॉल थिकनेस इज 1 mm. क्लियर, वॉल थिकनेस कितना दिया है सर, 1 mm, तो T इज 1 mm. क्लियर, उसी डेटा को यहाँ भी लिखा हुआ है. इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर. इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर. एक बार के लिए इस डेप्थ को मैं कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूँ. खैर वो डायग्राम में दिया हुआ है, फिर भी समझने के लिए इस डेप्थ को, टोटल डेप्थ जिसमें वाटर फिल्ड है, उसको कैपिटल एस से डिनोट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन भी डिराइव कराऊंगा तुम. क्लियर पॉइंट ये हो गया. द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है रो डब्ल्यू, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. ओके, एंड एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी जहां भी एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी का जरूरत पड़ेगा ना, तो वो 9.81 नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में इट इज मेंशन्ड इट इज 10 पर मीटर पर सेकेंड. द सेल्फ वेट ऑफ द सिलेंडर इज नेग्लिजिबल. मतलब सिलेंडर के मटेरियल के वेट को हम लोग को नेग्लेक्ट करना है. हो सकता है इसका भी वेट देके कभी क्वेश्चन आ जाए, बट जनरली इसके वेट को तो नेग्लेक्ट करके ही ये क्वेश्चन है. द फॉर्मूला फॉर हुप स्ट्रेस इन अ थिन वॉल सिलेंडर कैन बी यूज्ड एट एल पॉइंट अलोंग द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर. मतलब जो थिन सिलेंडर के लिए तुम लोग थिन वॉल लिख दिया है ना, थिन सिलेंडर के लिए जो हम लोग हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला जैसे PD by 2T होता है ना, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो. या नहीं भी बोला होता तो हम लोग वही यूज करते. नाउ पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट द एक्सियल यानी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय सिलेंड्रिकल वॉल एट मिड डेप्थ 1 मीटर आर. मतलब मिड डेप्थ 1 मीटर, यहाँ डायग्राम में भी शो कर दिया है. वहां का एक्सियल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होगा. तो मिड डेप्थ में जो भी पॉइंट आ रहा है ना, मिड डेप्थ में जो भी पॉइंट आ रहा है या जो भी सेक्शन आ रहा है, उसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, इस सेक्शन का कुछ नाम दे देते हैं. इस सेक्शन को अगर मैं x बोल दूँ, मेरे को पहला क्या पूछ रहा है, इस सेक्शन का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और इस सेक्शन का, सॉरी पहले एक्सियल स्ट्रेस पूछ रहा है और इस सेक्शन का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस पूछ रहा है. तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ. व्हाट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट में सिग्मा ए कॉमा सिग्मा सी एट मिड डेप्थ. क्लियर पॉइंट ये हो गया. सेकेंड क्या फाइंड करना हम लोग को, इफ द यंग मोलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ द कंटेनर मटेरियल आर 100 गीगापास्कल एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली. तो पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है सर, यंग मोलस को अगर मैं ई से डिनोट करूँ तो 100 गीगापास्कल. इन मेगा पास्कल इट विल बी 100,000 मेगा पास्कल. यस सर.
एंड पॉइजन रेशियो म्यू दिया है 0.3। सेकेंड पार्ट में इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए दे दिया है, ठीक है। देन एक्सियल स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द सिलेंडर वॉल एट मिड डेप्थ, मतलब इसी मिड डेप्थ का मेरे को क्या पूछा है, एक्सियल स्ट्रेन पूछा है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछा है। एक्सियल स्ट्रेन को अगर मैं एप्सिलॉन ए से डिनोट करूँ, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही बोलते हैं, दैट इज एप्सिलॉन एल निकालना है अगेन एट मिड। एक बट ये मेरे को अगर सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है ना, तो पहले फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब मिड डेप्थ का एक्सियल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस तो निकालना ही पड़ेगा। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में फोकस। अब यहाँ पर ये कैसे फोकस करोगे और कैसे इसको निकालोगे, तो ध्यान से समझना। ये मेरा सिलेंडर वाल है, मिड डेप्थ का निकालना है। सपोज जहाँ का भी निकालना है उसका एक बार के लिए फ्री सरफेस है, ये वाटर है, इसका फ्री सरफेस ये होगा क्या, फ्री सरफेस से जो इसका डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को एक बार के लिए मैं वाई से डिनोट करता हूँ। क्लियर पॉइंट, इस डिस्टेंस को किससे डिनोट करता हूँ, वाई से। तो अभी जिस डेप्थ का मेरे को सर्कमफ्रेंशियल एंड एक्सियल स्ट्रेस निकालना है, वहाँ के लिए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कैपिटल एच दैट इज 2 मीटर माइनस 1 मीटर, यानी 1 मीटर हो जाएगा क्या, अगर ऐसा यूनिट पे बात करोगे क्या, हाँ सर हो जाएगा। अब मैं क्या है ना, यहाँ पर पहले एक मैं फॉर्मुला डिराइव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको एज ए एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, अभी तो मिड डेप्थ का बोला, हो सकता है कभी यहाँ का बोल दे, कभी नीचे का बोल दे, कभी यहाँ का बोल दे, कहीं का भी बोल दे। तो एक जनरल टर्म में हम लोग इसका फॉर्मुला डिराइव करेंगे, क्लियर पॉइंट। पर ये फॉर्मुला डिराइव करते समय हम लोग सिलेंडर का जो मटेरियल का वेट है उसको नेग्लेक्ट करें, क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है। तो जो भी लास्ट में फॉर्मुला आएगा उसमें सिलेंडर के वेट को हम लोग नेग्लेक्ट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस मिड डेप्थ का अगर मैं निकालूं, सबसे पहले सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस, तो वो एकदम सिंपल है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस तो क्या होगा, इसके सर्कमफ्रेंस पे जो प्रेशर आ रहा है उसके कारण आएगा, हाँ सर। और वो प्रेशर तो यहाँ का गेज प्रेशर होगा क्या, गेज प्रेशर पहले तो क्यों लिख रहे हैं, तो भी हम लोग तुम लोग थिन सिलेंडर में फॉर्मुला पढ़ते हो ड्यू टू प्रेशर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालने का, वो क्या होता है PD/2T। वो जो फॉर्मुला है PD/2T, वो फॉर्मुला में जो P है वो नेट इंटरनल प्रेशर है, यानी अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर। तो उसके लिए मेरे को यहाँ का गेज प्रेशर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ का एब्सोल्यूट निकालोगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक आ जाएगा, और बाहर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक है क्या, तो जब PI माइनस P0 करोगे तो एटमॉस्फेरिक कट जाएगा। इसलिए मैं प्रेशर के कारण स्ट्रेस निकालते समय जहां पर भी प्रेशर का निकालोगे, जहां का भी प्रेशर निकालोगे वो गेज प्रेशर होगा, ये चीज ध्यान रखना। हम लोग गेज प्रेशर निकालेंगे। तो अगर मैं इस मिड डेप्थ का पहले गेज प्रेशर निकालूं, इस मिड डेप्थ का यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ जगह कम है, तो मिड डेप्थ के गेज प्रेशर को अगर मैं PXX बोलूँ, क्लियर पॉइंट, PXX मतलब जिस लोकेशन का भी स्ट्रेस निकालना है उस लोकेशन का गेज प्रेशर। तो PXX कितना आएगा सर, गेज प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, सिंपल एकदम। क्या लिखेंगे, रो ऑफ फ्लूइड दैट इज रो ऑफ वाटर इंटू जी, इंटू जहाँ का गेज प्रेशर निकाल रहे हो उसका फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस, और उसका फ्री सरफेस से अभी वर्टिकल डिस्टेंस y है क्या, तो कितना आएगा सर, या इस सेक्शन को XX बोले हो तो इस डिस्टेंस को x बोल दो, जो भी नोटेशन लेना है उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं x ही बोल दूँ। ये कितना होगा सर, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एक्स हो जाएगा क्या, ये जहाँ का निकालना है हम लोग को वहाँ का प्रेशर हो गया, क्लियर पॉइंट। जैसे ये निकल गया, जैसे ये निकल गया, तो फर्स्ट अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ किसका सर, हुप या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा सर, सिग्मा सी। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमेशा जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर इंटू D/2T होता है, जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर इंटू D/2T, जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर गेज प्रेशर ना PXX से इंटू D/2T। इसको अभी मैं एज ए फॉर्मूला बस लिख रहा हूँ, तो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो रो W dx, ये तो जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर इंटू x/2T। बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं हो, तो जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर चाहो तो पहले अलग से निकाल लो फिर यहाँ पुट कर दो, या सीधा प्रेशर का फॉर्मूला पुट किया तो वहाँ पुट कर दो, क्लियर, किसी को भी कंफ्यूजन। इस इक्वेशन को एक बार के लिए मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, इक्वेशन। अब यहाँ देख सकते हो कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस ना हर डेप्थ का अलग आएगा, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ चेंज होगा, भले चेंज होगा, जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालते समय गेज प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या, यस सर, और गेज प्रेशर चेंज होगा तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। ये किस डेप्थ पे निकालना है ये उस पर डिपेंड। लेकिन अगला अगर हम लोग बात करें सर, ये तो हो गया मेरा पहला सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, अगला मैं एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का बात करूंगा, तो ये उतना आसान नहीं है। ये मत सोचना कि जहाँ का निकालना है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का थिन सिलेंडर में फॉर्मुला पढ़ते हो ना PD/4T, तो जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर D/4T करके आगे पता चला। ये फॉर्मुला में PD/4T में P जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय ना पूरे जगह का प्रेशर सेम होता था और कोई अलग से लोड नहीं आता था। पर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए ना अलग से इस सेक्शन में एक्सल फोर्स भी आ रहा है। कैसे, अभी मेरे को इस मिड डेप्थ का निकालना है, मान लो, तो अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ तो एक तो यहाँ पर गेज प्रेशर एक्ट करेगा,
अच्छा, कट करके या तो ऊपर वाला डायग्राम बनाएंगे या नीचे वाला, तो मैं नीचे वाला बना लेता हूं। ऊपर वाला क्यों नहीं, क्योंकि फिर इधर का रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इमेजिन करना अगर ये ऊपर से फिक्स है तो इतना पोर्शन में जो वाटर आ रहा है इसका वेट भी इसको खींचने की कोशिश करेगा क्या? हाँ सर, सिंपल ऐसे समझना, जो इसका वेट है, पूरे वाटर का वेट है, वो भी इसको इलोंगेट करने की कोशिश करेगा क्या फोर्सफुली? तो उसके कारण भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा क्या? हाँ सर, उसके कारण भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी इस सेक्शन का मेरे को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है, तो पहले इस सेक्शन से इसको कट कर दो। अगर इसको कट करके डायग्राम बनाओगे, अगर जिस सेक्शन से का निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उससे अगर कट करके निकालोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्लिक कर रहा हूँ ना मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस के लिए अगर मैं बात करूँ, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? जिस सेक्शन का निकालना है दैट इज एट सेक्शन एक्स एक्स, तो क्या कर दिए हैं सेक्शन। अब होगा कि यहाँ क्या कट कर दिए, यहाँ पर एक तो गेज प्रेशर आएगा। हाँ सर, तो ऐसा आएगा। और यहाँ का गेज प्रेशर, जिस प्रेशर लोकेशन का निकाल रहे हो वो क्या है, पी एक्स एक्स। और पी एक्स एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी इंटू क्लियर पॉइंट। प्लस इसके नीचे ये वाटर भी तो है। अब होगा क्या, जब मैं यहाँ का एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालूंगा ना, एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालोगे, यहाँ का एक्सेल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालोगे, तो ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम ना। यहाँ पर एक्सेल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किस कारण से आएगा? एक तो इस प्रेशर के कारण आएगा, और इस प्रेशर के कारण तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। और वो क्या होगा, प्रेशर के कारण तो PD/40 फॉर्मूला यूज करोगे, तो जहां का निकाले वहां का प्रेशर D/40 कर देना, आ जाएगा। अच्छी बात है। साथ में ध्यान देना, इसके नीचे जो इतना लिक्विड आ रहा है, ठीक है, ऊपर से तो कट कर दिया, नीचे का डायग्राम बनाया, तो अब ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ऊपर वाले का रोल के लिए ये प्रेशर ले लिया है। बट इसके नीचे जितना इतना लिक्विड ऑफ वाटर आ रहा है या इतना जो फ्लूइड आ रहा है, इसका वेट भी आएगा क्या? और ये जो वेट है वो भी इसको खींचने की कोशिश करेगा क्या? तो उसके कारण भी टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्या? सिंपल समझना, ये प्रेशर भी इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आएगा ऊपर की तरफ। इतने लिक्विड का जो वेट है वो भी इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ क्या आएगा सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा ऊपर। ऊपर की तरफ मतलब वो जिस सेक्शन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रहा है सेक्शन के लिए, उसका नेचर क्या हो गया, टेंसाइल। क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड आ रहा है। हाँ, साथ में अगर इस सिलेंडर के कंटेनर के मटेरियल का वेट दिया होता तो वो भी उसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है, तो उसके कारण भी ऊपर की तरफ आता क्या? हाँ, लेकिन अभी सिलेंडर के कंटेनर का वेट को नेग्लिजिबल करने बोला है, और जनरली ये क्वेश्चन आएगा तो उसको नेग्लेक्ट करने ही बोलेगा। तभी उसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, तो यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, वो दो कारण से आ रहा है। एक तो इस प्रेशर के कारण, और दूसरा इतने वाटर के वेट के कारण। क्लियर पॉइंट। अब इस प्रेशर के कारण निकालने का तो फॉर्मूला मेरे को पता है, PD/40, और डिराइव कर चुके हैं, तो फिर से क्यों डिराइव करें, वो तो मेरे को पहले से पता है। ये क्या हो जाएगा सर, PXX D/40 प्लस 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 क्यों करा, क्योंकि दोनों के कारण टेंसाइल आ रहा है, या दोनों के कारण ये भी इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसका वेट भी नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऊपर ही आएगा यहाँ। यानी ऊपर की मतलब इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में उसका नेचर टेंसाइल हो। प्लस इसके नीचे जितना वाटर है, इतना वाटर है क्या, इसके वेट के कारण। तो पहले तो इसके नीचे जितना वाटर है उसका वेट निकालना पड़ेगा, उस वेट को मैं क्या बोलता हूँ, W1। क्लियर पॉइंट। और W1 कैसे निकालोगे, तो वेट कैसे निकालते हैं सर, ρg इंटू वॉल्यूम। कैसे, ρg इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं ρg इंटू वॉल्यूम करूँ, तो ये वाटर का डेंसिटी ρw है, G इज G। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। यस सर। अच्छा, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा सर, π/4d² होगा क्या, इंटू इसका जो हाइट है, ये हाइट कितना होगा सर, टोटल डेप्थ कैपिटल H है, और ये x है, तो क्या ये जो हाइट है कैपिटल H माइनस x होगा क्या? जानबूझ के फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। क्लियर पॉइंट, ये हो गया। न्यूमेरिकल होता तो सीधा ये वैल्यू, हाइट का वैल्यू कैलकुलेट करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, पर अभी मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। ये आएगा क्या, इट इज कमिंग रो, वेट कितना आ रहा है, रो ऑफ W इंटू जी इंटू π/4d² कैपिटल H माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये तो वेट हो गया, और वेट के कारण स्ट्रेस इस सेक्शन पे आ रहा है, जिस सेक्शन पे स्ट्रेस आ रहा है उसका एरिया डिवाइड करोगे, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इस सेक्शन पे आ रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये थिन होलो टाइप का सेक्शन है, और थिन होलो का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो π/dt होता है क्या? ये एरिया कितना हो जाएगा सर, डिवाइड बाई π/dt। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिग्माइल, सिग्माइल क्या है, ये PXX जहां का निकाले वहां का प्रेशर, विच इज ρw G इंटू एक्स
D/4, ध्यान समझना, प्लस प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा सर, एक डी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक डी ध्यान देना, ये डी स्क्वायर आ रहा है और ये डी आ रहा है तो ऊपर एक डी बचेगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। पहले ध्यान समझना, नीचे 4t आएगा, यस सर, इसके अलावा क्या आएगा, रो और डब्ल्यू डी इंटू कैपिटल एच, तो ये क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू डी इंटू कैपिटल एच इंटू कैपिटल डी, ऐसा लिख सकता हूं, माइनस क्या आएगा, रो डब्ल्यू डी एक्स इंटू कैपिटल डी, ध्यान से देखना, ये यही आएगा, करके देख ले। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस साइन के साथ रो डब्ल्यू जी एक्स इंटू डी/4t, ये माइनस साइन के साथ रो डब्ल्यू जी एक्स डी अपॉन 4t, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो वो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो केवल ये एक्सप्रेशन बचेगा क्या, प्लस साइन के साथ रो डब्ल्यू जी कैपिटल एच डी/4t, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या आ गया, रो डब्ल्यू जी कैपिटल एच डी/4t। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अच्छा, इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो रो डब्ल्यू जी कैपिटल एच, यहां एक्स के टर्म में नहीं आया है, मतलब मैं बोलूं क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हर एक सेक्शन का कांस्टेंट होगा, किसी भी सेक्शन का निकालो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट इसके बराबर है जहां कैपिटल एच टोटल डेप्थ है, फ्री सरफेस है। अच्छा, क्या इसको मैं बॉटम का गेज प्रेशर बोल सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग को बॉटम का गेज प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, रो डब्ल्यू जी उसका फ्री सरफेस हाइट विच इज कैपिटल एच, तो क्या मैं इसको बॉटम का गेज प्रेशर बोल सकता हूं क्या, इट इज पी बॉटम D/4t। यानी समरी क्या है कि अगर सिलेंडर के मटेरियल के वेट को नेग्लेक्ट किए हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें किसी भी सेक्शन का अगर मेरे को हुप स्ट्रेस निकालना होगा तो उसको तो निकालने का फॉर्मूला यही है कि जहां का निकालना है वहां का गेज प्रेशर D/2t, और वो जहां का निकालना है वहां के डिस्टेंस पे, यानी फ्री सरफेस से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और वो डेप्थ के साथ चेंज होगा। लेकिन मेरे को इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहीं का भी निकालना हो, अल्टीमेटली उसको निकालने का फॉर्मूला यह आया क्या, बॉटम का प्रेशर D/4t, मतलब मैं कहीं का भी निकाल रहा हूं, मैं बोलूं क्या इस केस के लिए वो कांस्टेंट मिलेगा। उसका कारण क्या है कि मेरे को अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसी डिस्टेंस एक्स का निकालना था तो कैसे निकाले, जहां का निकाल रहा वहां का प्रेशर D/4t प्लस उसके नीचे जितना वाटर आ रहा है वो वाटर का वेट डिवाइड बाई पाई dt, और जब मैं उसको सिंप्लीफाई किया तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या आया, बॉटम का प्रेशर D/4t, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या आया, बॉटम का प्रेशर D/4। क्लियर पॉइंट। और कहीं का भी निकाल के देख लेना, जैसे अगर मान लो तुम लोग फ्री सरफेस का निकालते तो फ्री सरफेस का प्रेशर तो जीरो होता, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर तो जीरो होता, तो पी जहां का निकाल वहां का प्रेशर D/4t, यानी ये पार्ट तो जीरो आता, पर जब मैं यहां का निकालता तो पूरे लिक्विड का वेट हो जाता क्या, और डिवाइड बाई पाई dt करते तो अल्टीमेटली यही आता, बॉटम का प्रेशर D/4। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहीं का भी निकालो उसका कंक्लूजन क्या है, बॉटम का गेज प्रेशर D/4t। हुप स्ट्रेस जहां का निकालो वहां के प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, वहां जहां का निकालो वहां का गेज प्रेशर D/2t। ये कंक्लूजन तुम लोग याद रखना। अब बस सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ और दिस इज इक्वेशन 1। तो अभी मेरे को मिड डेप्थ का निकालना था, ठीक है, तो मिड डेप्थ का अगर मिड डेप्थ का फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स फॉर मिड डेप्थ, एक्स की वैल्यू कितनी है सर, कैपिटल एच विच इज 2 मीटर, माइनस डेप्थ का एक्स कितना है, कैपिटल एच इज 2 मीटर माइनस 1, चेक कर सकते हो 1 मीटर है क्या। अब मिड डेप्थ का निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं सर, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कहाँ से निकल जाएगा, इक्वेशन 2 से, क्या है वो, बॉटम का प्रेशर, अभी इसको याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, D/4t, अगर ये वाला पर्टिकुलर केस आता है तो ये कहीं का भी निकालो ये कांस्टेंट आएगा, और ये क्या होगा सर, बॉटम का प्रेशर D/4t। अब चाहो तो बॉटम का प्रेशर अलग से निकालो, या बॉटम का प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होगा, रो ऑफ डब्ल्यू डी इंटू बॉटम पॉइंट का फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस विच इज कैपिटल एच इंटू D/। अच्छा, अब जब भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, प्रेशर को अगर रो जी एच फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो आई विल सजेस्ट स्ट्रेस निकालते समय यहाँ हमेशा SI यूनिट यूज करो, तो SI यूनिट यूज करोगे तो स्ट्रेस पास्कल में आएगा, उसको बाद में मेगा पास्कल में पूछा तो कन्वर्ट कर लेना, या बॉटम का प्रेशर अलग से पहले निकालो, SI यूनिट में यूज करोगे तो पास्कल में आएगा, उसको बाद में मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद यहाँ पुट कर। तो अभी मैं यहाँ पर पूरा SI यूनिट यूज करूंगा टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। क्या आएगा, रो ऑफ डब्ल्यू 1000 kg/m3, जी 10 लेने बोला है, कैपिटल एच क्या है, बॉटम पॉइंट का फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस विच इज 2 मीटर इंटू डी इज 2 मीटर डिवाइड बाई 4, थिकनेस कितना दिया है सर, थिकनेस इज 1 mm, तो मीटर में पुट करोगे तो इन मीटर ऐसा यूनिट पुट करो ना 0.0, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, मिड डेप्थ का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक्सियल आ रहा है ये सर 1000 इंटू 10 इंटू डिवाइड बाई 4 डिवाइड
इट इज कमिंग 10 इंटू 10⁻6 पास्कल। क्लियर है? बस, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेगा पास्कल में, तो इन मेगा पास्कल इट विल बी 10 मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट? तो मेरे को मिड डेप्थ का एक्सेल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकल गया, और ये हर एक डेप्थ का है, क्योंकि ये कहीं का भी निकालो हर पॉइंट का क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन जो सेकंड पार्ट है दैट इज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, वो डिपेंड करेगा कहाँ का निकाल रहे हो। क्लियर पॉइंट? तो अभी जहाँ का निकाले वहाँ का प्रेशर d/4t हो जाएगा, सॉरी d/2t होगा, और उसका फॉर्मूला भी सिंप्लीफाई किया इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से देखोगे, जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर d/2t, और जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर का एक्सप्रेशन अभी क्या है, रो डब्ल्यू जी इंटू एक्स, चाहो तो ये अलग से निकाल लो d/2t। क्लियर? अच्छा, रो ऑफ डब्ल्यू कितना है 1000, d कितना है 10, और जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का प्रेशर निकालना है, तो वहाँ का फ्री सरफेस है वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, x है, और x की वैल्यू अभी कितनी 1 मीटर है क्या, बस उस इक्वेशन में सीधा 1 पुट कर दे तो भी आ जाता। इंटू डी इज 2 मीटर डिवाइड बाई ट्वाइस थिकनेस इन मीटर इट इज 0.0। अब ये कैलकुलेशन कर लेना, ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अगेन आ रहा है 10 इंटू 10⁶। ठीक है, मेगा पास्कल में कितना होगा 10, अभी सेम आया ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर सेक्शन के लिए सेम आएगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा ना कहाँ का निकाल रहे हो। हाँ, हर सेक्शन का एक्सेल स्ट्रेस इतना ही आएगा, बट सर्कमफ्रेंशियल डिपेंड करेगा जहां का निकालो वहां के प्रेशर के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। हाँ, अभी बट जहां का निकालने बोला है मिड डेप्थ का, उसका एक्सेल स्ट्रेस भी आ रहा है 10 मेगा पास्कल, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी आ रहा है 10 मेगा पास्कल। एक्सेल स्ट्रेस भी 10 और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी 10। तो पहला पार्ट में यही पूछा था, क्या पहले क्या पूछा था, ये हो गया, एक्सेल स्ट्रेस भी 10 और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी 10। एक्सेल स्ट्रेस पूछा है पहले, फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, दोनों 10 आए तो उसका 10, 10 मेगा पास्कल आंसर होगा क्या, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर पॉइंट? अच्छा, जैसे ये फर्स्ट पार्ट निकल गया ना, सेकंड पार्ट इजीली निकल जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इसी मिड डेप्थ वाले सेक्शन का क्या पूछा है सर, एक्सियल स्ट्रेन पूछा है, एक्सियल स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर पॉइंट? तो इसी मिड डेप्थ वाले पार्ट का क्या पूछा है, एक्सियल स्ट्रेन पूछा है। ठीक है, तो सेकंड में एक्सियल स्ट्रेन एट मिड डेप्थ निकाल लो, एक्सियल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो मैं एप्सिलॉन ए से डिनोट कर दूँ। एप्सिलॉन ए क्या होगा, या एप्सिलॉन एल भी बोल सकते हो, क्या होगा, जैसे हम लोग एप्सिलॉन एक्स निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 1/e, सिग्मा एक्स के साथ 1 और उसके परपेंडिकुलर स्ट्रेस यानी सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के साथ माइनस म्यू आता है क्या। वैसे अगर मैं एप्सिलॉन ए एक्सेल स्ट्रेन निकाल रहा हूँ तो 1/e सिग्मा ए एक्सेल स्ट्रेन के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी यानी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के साथ माइनस म्यू सिग्मा सी, और साथ में एक रेडियल स्ट्रेस भी होता है, बट थिन सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है तो उसको नहीं लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, 1/e, ई इज यंग मोलेस, यंग मोलेस क्वेश्चन में दिया, यहाँ मैं स्ट्रेस को मेगा पास्कल में पुट कर दे रहा हूँ और ई को भी मेगा पास्कल में, क्योंकि स्ट्रेंथ तो यूनिटलेस होगा ना। ई मेगा पास्कल में क्वेश्चन में गिवन है कितना है सर, 100,000 मेगा पास्कल, पॉइजन रेशियो 0.3 है। इट इज 100,000 मेगा पास्कल इन ब्रैकेट, सिग्मा ए इज 10 माइनस पॉइजन रेशियो इज 0.3, सिग्मा सी इज ऑल्सो 10। ये क्या आ जाएगा, मिड डेप्थ का एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ये कितना आ रहा है सर 10 माइनस 0.3 इंटू 10 डिवाइड बाई 100,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 7 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया 7 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में जो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले थे वो इंपॉर्टेंट था, पहले इसको देख लेते हैं। 7 इंटू 10⁻⁻5 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, जब भी ये केस आता है, इसका इमेज दिमाग में बैठा लो, जब भी ये केस आता है तो इस केस में ऊपर से ये फिक्स है और इस तरीके से कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो कहीं का भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, वो डेप्थ के साथ चेंज होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला जहां का निकाले वहां का गेज प्रेशर d/2t, पहला कंक्लूजन। सेकेंड, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अगर ये सेम केस आ रहा है और सिलेंडर का जो मटेरियल उसके वेट को नेग्लेक्ट किए हो तो हर एक सेक्शन का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कांस्टेंट होगा, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, बॉटम का प्रेशर d/4t, बॉटम का गेज प्रेशर d/4t। ये कंक्लूजन, बाकी पार्ट तो बहुत आसान था। क्लियर पॉइंट? तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, so student, now we'll discuss the solution of this question. This is multiple choice question. What this question is saying, a thin walled spherical cell is subjected to an internal pressure. Okay, if the radius of the cell is increased by 1% and thickness is reduced by 1%, पहले तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं by 1% एंड थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं by 1%। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट केस के रेडियस को R1 बोलूँ, सेकेंड केस के रेडियस को R2 बोलूँ, तो रेडियस को 1% इंक्रीज कर रहे हैं।
ठीक है, तो R1 का 1% निकालेंगे तो 0.01 R1 होगा क्या, और उतना रेडियस इंक्रीज करें तो सेकेंड केस का रेडियस R2 क्या हो जाएगा सर, R1 प्लस 0.01 R1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1.01 R। क्लियर है। सिमिलरली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं बाय 1%। अगर फर्स्ट केस के थिकनेस को T1 बोलूँ, सेकंड केस के थिकनेस को T2, तो T2 इन टर्म्स ऑफ T1 कितना होगा, T1 का अगर मैं 1% निकालूँ तो 0.01 T1 होगा क्या, और इतना थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं, सेकेंड केस का थिकनेस T2 कितना होगा सर, T1 माइनस, क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं 0.01 टाइम्स ऑफ T1, और ये कितना आएगा 0.99 T1। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, विद द इंटरनल प्रेशर रिमेनिंग सेम, मतलब फर्स्ट केस और सेकेंड केस दोनों का प्रेशर क्या है, सेम। तो अगर मैं फर्स्ट केस के प्रेशर को P1 और सेकेंड केस के प्रेशर को P2 बोलूँ तो P2 इज इक्वल टू P1 है क्या, और दोनों सेम है तो उसको मैं P ही मान लेता हूँ। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस। तो वी हैव टू इंक्रीज परसेंटेज चेंज इन सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस। क्लियर पॉइंट। तो हम लोग को परसेंटेज निकालना है इन सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। मैं क्या करूँ, अगर फर्स्ट केस के सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा C1 बोलूँ, सेकेंड केस के सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को सिग्मा C2 बोलूँ, और उसका परसेंटेज चेंज निकालना है, तो अगर मेरा चेंज कितना होगा, सिग्मा C2 माइनस सिग्मा C1, इतना चेंज होगा क्या, डिवाइड बाई, हमेशा नीचे इनिशियल वाला लिखते हैं, डिवाइड बाई सिग्मा C1 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्या, तो हम फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है बस। ठीक है, क्यों गया। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस और सेकेंड केस के सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकाल लो, और अगर मैं सिग्मा C2 को सिग्मा C1 के टर्म में भी निकालूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा क्या, हाँ सर, अगर सिग्मा C2 को सिग्मा C1 के टर्म में भी निकालोगे तो भी काम हो जाएगा। उसके लिए सिग्मा C1 और सिग्मा C2 का एक्सप्रेशन। अब मेरे को क्या पता है सर, हुप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर थिन स्फीयर PD/40 डायमीटर के टर्म में, और अभी रेडियस दिया तो उसको रेडियस के टर्म में लिखोगे तो डायमीटर को ट्वाइस ऑफ R कर दो, ये PR/2T आ जाएगा क्या, यस सर। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, PR/2T। सीधा मैं इसका रेशियो ले लूँ, सिग्मा C2 अपॉन सिग्मा C1 निकालूँ, यस सर। तो सेकेंड केस का सिग्मा C2 सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, सेकेंड केस के लिए PR/2T, यस सर। अब सेकेंड केस का प्रेशर P2 P के ही बराबर है तो P ही लिख दो। सेकेंड केस का रेडियस R2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ सेकेंड केस का थिकनेस इज T2 डिवाइड बाई, फर्स्ट केस के लिए PR/2T करोगे तो फर्स्ट केस का प्रेशर P1 भी P के बराबर है, फर्स्ट केस का रेडियस R1 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ T1 हो जाएगा। अच्छा, P/2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, R2 अपॉन T2। अच्छा, ये डिवीजन में R1 अपॉन T1 है तो उसको यहाँ अगर मल्टीप्लीकेशन लिखो तो ये पलट जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा T1 अपॉन R। अब R2 इज 1.01 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइड बाई T2 इज 0.99 टाइम्स ऑफ T1 इंटू T1 अपॉन R। यहाँ से क्या आ जाएगा, T1, ये T1 से कैंसिल, R1 से कैंसिल, हम लोग का क्या निकल जाएगा सर, सिग्मा C2 अपॉन सिग्मा C1 आएगा सर 1.01 डिवाइड बाई 0.99 इज कमिंग, यू कैन चेक कैलकुलेशन 1.0 फेयर पॉइंट। यहाँ से सिग्मा C2 इज कमिंग 1.0 टाइम्स सिग्मा C1, और जैसे सिग्मा C2 सिग्मा C1 के टर्म में निकल गया, हम लोग परसेंटेज चेंज इन सर्कमफ्रेंशियल क्या होगा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा C2 माइनस सिग्मा C1 डिवाइड बाई सिग्मा C1 इंटू 100%। कितना आएगा सर, सिग्मा C2 इज 1.0202 सिग्मा C1, 1.020 सिग्मा C1 माइनस सिग्मा C1 अपॉन सिग्मा C1, तो सिग्मा C1 कॉमन निकल के कट जाएगा इंटू 100%। फिर तो ये अल्टीमेटली किस में आ जाएगा सर, परसेंटेज चेंज इन सर्कमफ्रेंस आएगा ये 1.020 माइनस 1, सिग्मा C1 तो कॉमन निकल के कट गया इंटू, इट इज कमिंग 2.0। फिर और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सिग्मा C2 इज मोर देन सिग्मा। फिर तो परसेंटेज चेंज इन सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया सर, 2.02%, जो कि इसके आसपास ऑप्शन है, देख लेते हैं 2.02%। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन